नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। और आज की इस क्लास में आपको मिलेंगे कुछ हरियाणा रिलेटेड कंसेप्ट्स और साथ में हम लोग कुछ एक एमसीक्यू भी कवर करने वाले हैं। अब इसके अलावा एक डेडिकेटेड वीडियो और आएगा जिसके अंदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की अलग से कवरेज की जाएगी। आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो देखिए, आप हरियाणा से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन इधर प्रोविजन दे रखे हैं वो बेसिकली स्टेट रिलेटेड प्रोविजन होंगे। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ये प्रोविजन आपके पढ़ते हैं। राज्यों के बारे में जो है पार्ट 6 में जानकारी दे रखी है। अगर आप आर्टिकल नंबर याद रखें तो आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक जो है स्पेसिफिकली ये स्टेट्स रिलेटेड प्रोविजनिंग है कि उसके अंदर कैसे उनकी पावर डिफाइन कर रखी है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और दूसरे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इसके अंदर मिल जाएगी आपको। अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे पावर के डिवीजन की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है वो पावर को डिवाइड करता है सेंटर और स्टेट के बीच में। तो वो कैसे है? तो दरअसल इसके अंदर 3 लिस्ट बताई जाती हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और तीसरी होती है आपकी कंकरेंट लिस्ट। क्लियर? तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज यूनियन की हैं वो स्पेसिफिकली यूनियन में मेंशन है, जैसे डिफेंस हो गया। तो और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके राज्यों की हैं वो स्पेसिफिकली स्टेट लिस्ट में मिल जाती है आपको। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर, या आप देखें कि आपका जो हेल्थ सेक्टर है वो भी आपके स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। फिर आता है कंकरेंट लिस्ट, जिसके अंदर सेंटर और स्टेट जो हैं दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो कंकरेंट लिस्ट के अंदर एग्जाम्पल के तौर पे जो सब्जेक्ट हो जाएंगे, जैसे आपके फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, या हो गया एजुकेशन, तो इसको लेके दोनों स्टेट या सेंटर दोनों ही कानून बना सकते हैं, अपने अपने रूल्स इसमें चला सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली जो स्टेट की पावर है अगर मुझे डिफाइन करनी हो तो वो मिलेगी आपके स्टेट लिस्ट से और कंकरेंट लिस्ट से। लेकिन ये दोनों ही जानकारी आपको 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाती है। फिर आप इसके अंदर देखिए कि अगर मुझे इस पर क्वेश्चन देखना हो तो वो किस प्रकार का बनेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई पहली स्टेटमेंट में कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो हरियाणा का वो किस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। तो मैंने जैसे आपको बताया अभी पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो है हम इसको गिनेंगे। फिर आप देखिए दूसरा ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि पार्ट 6 डील्स विद स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर एंड स्टेट जुडिशरी। बिल्कुल इनसे रिलेटेड मामले आपको इसमें मिलते हैं। फिर थर्ड स्टेटमेंट आपको ध्यान से पढ़नी होगी। ये कह रहा है कि हरियाणा ड्राइव्स इट्स लेजिस्लेटिव पावर फ्रॉम 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 7th शेड्यूल की कहानी मैंने आपको बता दी यहाँ पे कि भाई ये प्राइमरीली जो है ये डील करता है कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और आपकी जो है यूनियन लिस्ट में। तो जो स्टेट लिस्ट का कंसेप्ट होगा वो डेफिनेटली हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार का है कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपकी सही है, इसमें कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। जो चीज़ हमने पढ़ी है वही जो है हमने क्वेश्चन में इसमें ऐड कर दी है। फिर आप देखिए, अगर मुझे हरियाणा के गठन रिलेटेड जानकारी आपको बतानी हो तो 1 नवंबर 1966 को इस स्टेट का गठन किया गया था। अभी एट प्रेजेंट 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसके अंदर। प्लस आप इसके अंदर देखिए कि भाई पहली बार हमने 1 नवंबर को इसका गठन कर दिया था, उसके बाद नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो इंक्रीज होते रहे हैं। ठीक है, और टोटल अगर आप एरिया स्टेट का देखेंगे तो वो है 44,212। अब ये स्पेसिफिक नंबर याद रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि मान लो मैं ऑप्शन यहाँ पे बना लूँ कि 213 डाल दूँ या 214 डाल दूँ या 215 डाल दूँ, आखिरी के 3 जो डिजिट होंगे उसमें मान लो मैं तो एक एक का चेंज कर दूँ तो भी कन्फ्यूजन क्रिएट की जा सकती है। क्लियर? तो ये हरियाणा का गठन हो गया। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हमने जो है अलग अलग डिवीजन्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो 6 डिवीजन हम इसकी काउंट करते हैं। वो कौन सी डिवीजन है वो हम देखेंगे। लेकिन बात यहाँ पे एक और करनी ज़रूरी है कि भाई एनसीआर में हरियाणा के कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल इसके अंदर ये होगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो एनसीआर में पढ़ रहे हैं, है ना। दिल्ली के आसपास वाला जो इलाका है उसके लिए अलग से, उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने अलग से जो है डिमार्केशन एक टर्म निकाली एनसीआर। तो उसके अंदर हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे, तो नंबर भी काउंट करना है और साथ साथ आपको जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसकी भी स्पेसिफिक जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ से शुरू हो जाता है करनाल। अच्छा, अब जब मैं पढ़ने लगूंगा तो मुझे ये भी तो पता होना चाहिए ना भी कौन सा नहीं है। तो देखिए करनाल से अगर आप आगे चंडीगढ़ की तरफ जाएंगे ना तो कुरुक्षेत्र आता है। तो कुरुक्षेत्र जो है वो इसके अंदर नहीं आता, वो एनसीआर में नहीं आता। अब ये दूसरी जानकारी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको अगर ध्यान होगा तो 10 साल से ज़्यादा चली हुई डीजल गाड़ियाँ, है ना, वो बैन है, वो एनसीआर एरिया में नहीं चल सकती। तो इसीलिए जैसे ही करनाल शुरू हो जाता है आप आगे 10 साल से पुरानी गाड़ी डीजल वाली नहीं लेके जा सकते। पेट्रोल के लिए 15 साल है।
ठीक है, तो उस एंगल से भी समझ लीजिए। तो करनाल है, पानीपत है, सोनीपत है, फिर आप इधर देखिए झज्जर है, रोहतक है, जींद है, ठीक है। नीचे से गुरुग्राम और फरीदाबाद तो लोगों को पता ही होगा, उसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं। पल्लवल भी चलो फरीदाबाद के साथ बिल्कुल लगता हुआ है, और मेवात है, मेवात गुरुग्राम के साथ जस्ट एडजेसेंट लग रहा है। इधर से रिवाड़ी है, फिर महेंद्रगढ़ और भिवानी। अब मोस्टली स्टूडेंट मान लो उनको मुझे कंफ्यूज करना हो तो मैं ऑप्शन में डालूंगा भिवानी और महेंद्रगढ़। कई लोग क्या करेंगे, वो ओवर थिंकिंग कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा सोचेंगे, और जब वो ज़रूरत से ज़्यादा सोचेंगे तो जो अपने ऊपर डाउट का जो गेम है ना वो शुरू हो जाता है दिमाग के अंदर, और वो खेल शुरू होगा, और गलती होने की प्रोबेबिलिटी उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फिर अगर आप इसको ध्यान में रखें तो महेंद्रगढ़ और भिवानी ये दोनों ही एनसीआर का पार्ट है, ठीक है। ये लिस्ट जो है ये एक्सटेंड होती रहती है, ये प्रेजेंट डाटा इस तरीके का बताता है। अच्छा, अगर मुझे नंबर काउंट करना हो तो मैं नंबर किस हिसाब से काउंट करूंगा, तो जींद, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, 6 ये हो गए, ठीक है। इधर से आप देखिए कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, पल्लवल, मेवात, रिवाड़ी, 6 और 5 11, और महेंद्रगढ़ और भिवानी। तो 13 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं ये आपके हो गए हैं। एक बार दोबारा आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो ये आइडिया लग गया आपको कौन से नहीं आ रहे। अगर मुझे इस बेल्ट में लगाना हो तो हिसार पड़ता भिवानी से आगे, हिसार नहीं आ रहा, ठीक है। उससे आगे तो फिर सिरसा, फतेहाबाद, वो तो बिल्कुल भी आउट हो गया खेल। और इधर से आप देखें जींद के साथ लगता हुआ कैथल है, कैथल नहीं आ रहा है। करनाल के साथ लगता हुआ कुरुक्षेत्र है, वो नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये आइडिया लगा के आप इस तरीके से जो है अपने प्रिपरेशन को कर सकते हैं। ये ज़रूरी होता है क्योंकि किसी को भी मान लो कन्फ्यूजन क्रिएट करनी होगी तो इसी पॉइंट के राउंड वो आपको घुमा सकता है, ठीक। फिर आप बात कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर की, तो ये क्या है, स्टेट तो चलो ठीक है, हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन साइज जैसा भी है उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ जो डिवीजन हैं वो बिल्कुल सेट हैं, इतने में ही हमारा काम जो है चल जाएगा। आप देखिए यहाँ पे अंबाला डिवीजन है, करनाल डिवीजन है, हिसार डिवीजन है, फरीदाबाद डिवीजन है, गुरुग्राम डिवीजन है, रोहतक डिवीजन है, ठीक है। तो 6 डिवीजन में हमने डिवाइड कर रखा है। और मैं आपको बता दूं पहले भी इसके ऊपर सवाल जो है वो पूछा गया है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये जानकारी कोई फॉल्स जानकारी है, बिल्कुल इस चीज़ पे जो है सवाल पहले पूछे जाते हैं, तो हमें जो है उसको ध्यान में रखना है। अब क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, हर एक यूनिट को चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए डिविजनल कमिश्नर का यहाँ पे जो है एक तरीके से अपॉइंटमेंट होता है। तो ये आइडिया आपको लग गया, ठीक। फिर आप देखिए, अच्छा इसके अंदर ना जब हम और इन डेप्थ जाएंगे तो आपको ये भी पता होना चाहिए करनाल डिवीजन के अंदर कौन से आते हैं, हिसार डिवीजन के अंदर कौन से और डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। उसके अंदर फर्दर हम जा सकते हैं, लेकिन ब्रॉडरली आपके इस डिवीजन स्ट्रक्चर को आपने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फिर आप इसका क्वेश्चन जरा देखिए, तो ये स्टेटमेंट कह रहे हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं कि हरियाणा इज डिवाइडेड इनटू अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ठीक है। मैंने अभी बताया 6 डिवीजन है। अच्छा मान लो टीचर को घुमाना हो, एग्जामिनर को घुमाना हो, तो यहाँ से एक आधा नाम चेंज कर देगा, वो पंचकुला डिवीजन डाल देगा, है ना। वो ऑप्शन में तो आपको 6 के 6 ही दिखेंगे, लेकिन वो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी फिर, तो इसीलिए बिल्कुल पिन पॉइंटेड जानकारी होनी चाहिए। सो फ्रॉम दैट एंगल बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। फिर ये कह रहा है कि हर एक डिवीजन को जो है डिविजनल कमिश्नर चलाते हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि डिविजनल कमिश्नर मेनली परफॉर्म्स जुडिशियल फंक्शंस, नहीं, जुडिशियल फंक्शन उनका काम है ही नहीं है। तो मैंने आपको बताया ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए है, ठीक है, डेवलपमेंटल पर्पस के लिए है, उस एंगल से आपको इसे देखना है। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है आपकी, तो इस हिसाब से 1 और 2 जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आप लेजिस्लेचर की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे यूनिकैमरल हम बोलते हैं, ठीक। यूनिकैमरल का क्या मतलब होता है कि भाई आपके यहाँ पे एक ही हाउस है, सिंगल हाउस है, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। जहाँ पे बाय कैमरल होता है, कई एक स्टेट्स हमारे पास हैं जैसे यूपी है, ठीक है, तो बाय कैमरल के अंदर उनके वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। तो हमारे यहाँ पे तो यूनिक बिल्कुल कैमरल है, एक ही हमारा हाउस है, वो है हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली का सिस्टम, और उसके अंदर 90 सीट्स टोटल हैं, क्योंकि हरियाणा की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है ये बिल्कुल सेट बैठता है, कोई प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं है। 90 उसके अंदर सीट्स आती हैं, और शेड्यूल कास्ट के लिए जो रिजर्व्ड सीट्स हैं उसका नंबर भी आपको याद रखना है, दैट इज 17 सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड होती हैं। 5 ईयर्स का इसका टर्म होगा, 5 साल के लिए आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो रहती है। पहले डिसॉल्व भी हो सकती है, गवर्नर जो है इसको पहले डिसॉल्व कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको चीफ मिनिस्टर हेड कर रहे होते हैं,
वो आके बोलें कि भाई मैं तो रिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो उस केस के अंदर इसको पहले हटाया भी जा सकता है, या जब इलेक्शन का टाइम आता है तो वो बोल ही देते हैं कि भाई अब इलेक्शन का टाइम आ गया गवर्नर साहब, अब जो है इसको डिसॉल्व किया जाए, तो वो प्रोसेस फिर इलेक्शन का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन 5 साल से पहले भी इसे जो है डिसॉल्व किया जा सकता है। मेन फाइनल जो टेक होता है, एग्जीक्यूटिव टेक, वो गवर्नर का ही माना जाता है इसके ऊपर, है ना। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम जो है वो आके बोलते हैं। तो ये प्रोसेस हो गया, क्लियर। तो ये कैन बी डिसॉल्व्ड अर्लियर बाय गवर्नर, ये पॉइंट याद रखना है। अब देखिए एमएलए की जो एलिजिबिलिटी है उससे रिलेटेड आर्टिकल आपको याद रखना होगा, दैट इज 173। अब पता है क्या है, कभी कभी ना बिल्कुल क्लोज आर्टिकल वाले ऑप्शंस भी जो हैं आपके पेपर में आ जाएंगे, तो इसलिए याद रखना है। तो जो मैंने आपको ये बताया था ना कि 5 ईयर टर्म का प्रोविजन है, वो आर्टिकल 172 है। फिर एमएलए की जो एलिजिबिलिटी है वो 173 है। ये स्पेसिफिक आपको याद रखना होगा, क्लियर। क्या है एलिजिबिलिटी भाई एमएलए के लिए? एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, फिर 25 साल की एज, 25 ईयर्स ऑफ एज, ये पॉइंट याद रखना है। अच्छा, यही मान लो बात हो कि आप जो है पंचायत का इलेक्शन लड़ना चाहते हो, और या आप कहें कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो अर्बन एरियाज़ में होती हैं उनका इलेक्शन लड़ना चाहते हो, या लोकल बॉडी, जो इसको लिए कॉमन सी टर्म हम बोल देते हैं, लोकल बॉडीज़ के अंडर इसको रेफर कर देते हैं, इसके अंदर अगर आप इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हो तो उसकी एज 21 साल होती है। ठीक है, अगर आप असेंबली इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हो वहाँ एज 25 साल है, या लोकसभा भी अगर आप कंटेस्ट करना चाहते हो उधर भी 25 साल है। तो इसीलिए स्पेसिफिकली याद रखना है। अब फिर ये कह रहे हैं कि एक और क्राइटेरिया है, नोट ऑफ अनसाउंड माइंड, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो व्यक्ति इसका कंटेस्ट करना चाहता है इलेक्शन वो अपने होशोवाश खो बैठा हो, नहीं, वैसा नहीं, बिल्कुल वो दिमागी रूप से सही होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिवालिया निकला हुआ है, क्लियर, क्योंकि उसके पीछे की सोच ऐसी है कि भाई जिसका खुद दिवालिया निकला हुआ है तो वो अपने पैसे को पूरा करने के लिए कुछ गलत काम ना कर दे, है ना। तो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। ये प्रोविजन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है आर्टिकल 173 के अंदर। ठीक, फिर आप देखिए इलेक्शन सिस्टम हमारे यहाँ पे, तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है, जिसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोला जाता है, यूएफ। इसका मतलब ये होगा इस देश के अंदर जो 18 साल से ज़्यादा उम्र का है और रजिस्टर्ड वोटर है। ठीक, आप मान लीजिए 18 साल के हो गए, ऑटोमेटिकली आप वोट करने नहीं जाओगे, आपके पास वोटिंग कार्ड होना चाहिए। तो आप रजिस्टर्ड वोटर हो तो आप जाके वोट कर सकते हो, है ना। तो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, ये इस बात को समझना, क्योंकि मान लो किसी को क्वेश्चन बनाना हो तो वो सिंपल सी बात टाल देगा कि भी any resident above the age of 18 is eligible to vote. Yes, he is eligible to vote, but he should be a registered voter. अगर आपका वोटिंग कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप इलेक्शन में जाके वोट नहीं कर पाएंगे, क्लियर है। तो आपके लिए सिर्फ एज क्वालिफिकेशन जरूर 18 साल है, उसके बाद आपको वोटिंग कार्ड लेना है ना। ऐसा नहीं है कि आप अपना अभी 18 साल से हो गया जी मैं ऊपर कैसे हो गया आधार कार्ड दिखा के, ना, वोटिंग कार्ड होना जरूरी है, रजिस्टर्ड वोटर जो है वो पॉइंट यहाँ पे ऐड करना जरूरी है, बिना उसके बाद बनेगी नहीं, क्लियर। ये पॉइंट याद रखना है आपको। फिर हमारे यहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जिसको बोला जाता है। अच्छा, अब ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कैसे हुआ? मान लीजिए आपके यहाँ पे 10 कैंडिडेट हैं, है ना, तो 10 कैंडिडेट हैं, किसी को 25% वोट मिल गया, किसी को 10% वोट मिल गया, किसी को 15% वोट मिल गया, किसी को 5% वोट मिल गया, ऐसे करते करते। तो वोट परसेंटेज तो अलग है, लेकिन इनमें से जो विनर होगा ना, एक सिंगल ही विनर माना जाएगा जिसको 25% मिलेंगे, जिसको मैक्सिमम वोट मिलेंगे वही होगा रिप्रेजेंटेटिव सबका। ऐसा नहीं होगा कि कोई कहे जी हमारे यहाँ पे तो जी 25% वालों का मैं हूँ, 10% वालों का कोई और है, 15% वालों का कोई और है, नहीं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का सिंपल सा मतलब है रिप्रेजेंटेटिव एक होगा, एक ही व्यक्ति जीतेगा, वही होगा। इसके अंदर ऐसा कहीं नहीं है कि आपके पास मिनिमम वोट इतने होने चाहिए। कई कंट्रीज में क्या है ना, उन्होंने मिनिमम वोट का क्राइटेरिया डाल रखा है कि मिनिमम इतने वोट होंगे तब जाके आपको विनर माना जाएगा, क्लियर। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। मान लो जैसे कई बार होता क्या था, डिस्टर्ब्ड एरिया होता था, तो डिस्टर्ब एरिया में वोटिंग ही 20% हुई, ऐसे भी बहुत केसेस हुए हैं पास में, तो 20% ही वोट हुई। अब 20% में से भी जो लीडिंग है ना, जिसको सबसे ज़्यादा मिलेगी, वही आएगा रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, क्लियर।
तो ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बोला जाता है। भारत में हम इसको फॉलो करते हैं। एक आदमी जीतता है आपका इलेक्शन, ठीक है, सारे कैंडिडेट्स में से। फिर जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, अब उसके अंदर सिटिंग होगी, बैठ के बातचीत करेंगे, कानून बनाएंगे, लॉ मेकिंग का प्रोसेस जो है वो यहाँ पे आएगा। और ये जो सिटिंग होगी, इसके अंदर मिनिमम मेंबर चाहिए होते हैं 1/10 मेंबर होंगे, तब जाके उसे सिटिंग माना जाएगा। अगर मान लीजिए 1/10 मेंबर प्रेजेंट ही नहीं है, तो फिर उस पर्टिकुलर सेशन की कोई वैल्यू नहीं होगी, आप उसको नहीं काम कर सकते उस केस के अंदर, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर 90 सीट्स हैं, 1/10 अगर आप देखोगे 9 मेंबर्स, तो मिनिमम 9 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, तब आप बोल सकते हो कि इस पर्टिकुलर जो सेशन होगा लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो आगे कंटिन्यू रह सकता है, ठीक, याद रखेंगे। फिर आप इस क्वेश्चन को देखिए, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट को एग्जिस्टेंस विद द लेजिस्लेटिव पावर, बिल्कुल सही है, दोनों साथ साथ ही चलती हैं, मतलब सेम सब्जेक्ट्स पे। जैसे मैंने बताया कि आपके लिए स्टेट लिस्ट है, ठीक है। अब स्टेट लिस्ट के अंदर जो हेल्थ का मामला है, एक काम तो हो गया लॉ मेकिंग का, कानून बनाने का, फिर दूसरा हो गया आपका हेल्थ डिपार्टमेंट, है ना, उस कानून को एग्जीक्यूट करने का काम भी तो होगा ना एडमिनिस्ट्रेशन का। तो वो दोनों की पावर जो है वो साथ चल रही है, बिल्कुल कोटेंसिव है। ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि भी जी नहीं है प्रोविजन, भी लेजिस्लेटिव का ही प्रोविजन है, एग्जीक्यूटिव का नहीं है, नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। को बिल्कुल साथ में रहती हैं वो। फिर आप देखिए, हरियाणा फंक्शंस विद इन अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, बिल्कुल फेडरल सिस्टम में हम काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ हरियाणा एक्सटेंड्स ओनली टू द मैटर इन द यूनियन लिस्ट, नहीं स्टेट लिस्ट के अंदर है। स्टेटमेंट बिल्कुल एब्सर्ड है, ठीक है। ऐसा कई बार होता है, कई एक स्टेटमेंट्स ऐसी जो है गड़बड़ सी होती हैं, मतलब वो देख के पढ़ के आपको पता लग जाएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ए इसका सही आंसर है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। फिर आप इस चीज़ को देखिए, ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। स्पीकर, अब स्पीकर की बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल होता है। आप देखिए, ही इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द असेंबली, एंड जो भी प्रोसीडिंग होती हैं वो स्पीकर साहब ही देखते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक, वो है मनी बिल डिसाइड करना, कि भाई ये आपका ऑर्डिनरी बिल है या मनी बिल है। तो ये डिपेंड करता है स्पीकर के ऊपर। स्पीकर साहब ने कह दिया कि ये मनी बिल है, तो उसके बाद मनी बिल के रूल्स और प्रोविजनिंग से काम होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने काम को डिवाइड कर रखा है। बेसिकली मनी बिल इज रिलेटेड टू द मैटर रिलेटेड टू फाइनेंस, है ना। एक हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है, उससे जो पैसा निकाला जाता है या उससे जो खर्चा किया जाता है, उसके सारे मामले आप जो है इस मनी बिल के थ्रू डील करते हो। और कौन डिसाइड करता है कि मनी बिल है कि नहीं, वो स्पीकर डिसाइड करता है। बेसिकली स्पीकर पहले जो है सर्टिफाई कर देता है कि किसी टॉपिक पे आपने कानून बनाना है, उसको पहले सर्टिफाई कर दिया जाएगा कि ये तो जी मनी बिल का मामला है, तो उस हिसाब से फिर जो है आपका जो सदन होगा वो आगे काम करेगा। अच्छा, स्पीकर का एक और काम होता है, मान लीजिए टाई हो जाए, मैंने बताया 90-90 है, ठीक, टाई हो गया 45-45। अब उस केस के अंदर जरूरी नहीं है 45-45 हुए, तो मतलब प्रेजेंट एंड वोटिंग होता है ना। मान लो उस दिन 80 आदमी ही हैं तो 40-40 हो जाएगा वो। तो उस केस के अंदर मान लीजिए 45-45 टाई हो गया। अच्छा, स्पीकर तो खुद भी तो होगा, तो ये 45-45 होगा नहीं। मान लीजिए उधर प्रेजेंट 45 और सॉरी ये 43-43 हो गया, कुछ मेंबर एब्सेंट है, ठीक है। तो मान लीजिए 3 मेंबर आपके एब्सेंट हो गए, एक स्पीकर खुद हो गया, तो अब ये टाई हो गया। उस केस के अंदर जो डिसाइसिव वोट होगा वो होगा आपका स्पीकर साहब का वोट। अगर टाई नहीं हो रहा है तब ये वोट नहीं करेंगे। स्पीकर सिर्फ एक ही केस में वोट करता है, अगर मान लो मामला टाई हो जाए, है ना, बिल्कुल बराबर बराबर हो। फिर आप देखिए, अच्छा एक और प्रोविजन है इसके अंदर, ये हाउस की प्रोसीडिंग देखते हैं स्पीकर साहब आपके, लेकिन मान लीजिए प्रोविजन कोई ऐसा रेजोल्यूशन चल रहा है कि स्पीकर को ही हटाना है, हाउस डिसाइड कर रहा है कि स्पीकर को ही हटाना है, इसने गलत काम किया, सही तरीके से काम नहीं किया, इन्हीं को ही हटाना है। अब उसमें थोड़ी ना वो खुद प्रिजाइड करेगा कि मेरे अगेंस्ट ही मान लीजिए हटाने का प्रोविजन चल रहा है और मैं ही जो है डिसाइड कर रहा हूँ ना, ऐसा नहीं। उस जो रिमूवल रिलेटेड प्रोविजन है उस केस के अंदर स्पीकर साहब प्रिजाइड नहीं करेंगे, ठीक। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट मेल स्पीकर हमारे राव बीरेंद्र सिंह जी थे, और फर्स्ट स्पीकर ऑफ हरियाणा शन्नो देवी, ये फर्स्ट वुमेन स्पीकर भी थी, फर्स्ट स्पीकर भी थी यहाँ पे, ठीक है।
अभी जो हमारा सेशन चल रहा है वो 15th लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन चल रहा है हरियाणा का। इलेक्शन होंगे वो बात की बात है, बट राइट नाउ इट इज़ 15th। तो ये नंबर आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आप इसके अंदर देखेंगे क्वेश्चन को, विद रेफरेंस टू द प्रोविजन रिलेटेड टू स्पीकर, व्हेन अ रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर इज अंडर कंसिडरेशन द स्पीकर डज नॉट प्रिजाइड, बिल्कुल सही, खुद नहीं बैठते ना वो। फिर दूसरा कह रहा है कि फर्स्ट स्पीकर ऑफ हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज शन्नो देवी जी, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। अच्छा, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर, बिल्कुल ये भी सही है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपकी सही होगी, है ना। तो ये फर्स्ट वुमेन स्पीकर भी थी आपकी और फर्स्ट स्पीकर भी थी, तो दोनों ही प्रोविजन जो है आपको बातों को याद रखना है, ठीक। फिर आप इसके अंदर देखिए, अब ये रिजर्व्ड असेंबली हैं, तो कौन सी जो हमारी जो असेंबली सीट्स हैं वो रिजर्व्ड हैं, वो मान लो कभी पूछ लें, वैसे मुझे लगता नहीं कि पूछा जाएगा, बट स्टिल एक आइडिया हमें होना चाहिए। शाहबाद, सहाओ, गोला, नीलोखेड़ी, इसराना, खरखोदा, कलानौर, झज्जर, रतिया, कलांवाली, नरवाणा, भवानीखेड़ा, उकलाना, कलांवाली हो गया, ठीक है, बवाल हो गया, पटौदी हो गया, सधौरा हो गया, होदल हो गया। अब ये याद रख लेना, ये एक लिस्ट है बस कि भी ये जो हैं आपके यहाँ पे एससी सीट्स जो हैं इधर रिजर्व कर रखी हैं, इधर मतलब सिर्फ एससी ही जो है कंटेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर आप इसके अंदर देखिए, तो विद रेफरेंस टू द मेंबरशिप एंड टेन्योर ऑफ हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली, तो नॉर्मल टेन्योर ऑफ असेंबली इज़ 5 years। आर्टिकल 172 के अंडर ये प्रोविजन दे रखा है, हमने पहले भी बात की थी इस चीज़ को लेके। असेंबली कैन नॉट बी डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 year, भाई पहले भी हो सकती है ना, इसीलिए बात गलत हो गई। अ पर्सन मस्ट बी एट द एज ऑफ 25 एटलीस्ट, इतना तो होना ही चाहिए एमएलए साहब को, तभी वो कंटेस्ट कर पाएंगे। तो 1 and 3 जो है ये सही है आपका, है ना, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई है। चलिए ये देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भी मेंबर आर इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन, बिल्कुल जनता ही चुनती है। इलेक्टोरल सिस्टम फॉलोड इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, नहीं ये नहीं है हमारे, तो फर्स्ट पास द पोस्ट है ना भाई, मैंने आपको बताया था ना सिंगल विनर होता है हमारे यहाँ पे, ओके, देयर इज़ अ सिंगल विनर, एक ही होगा व्यक्ति जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होगा। फिर वोटिंग एज इज़ 18, बिल्कुल ये सही है, ठीक है। तो 1-3 जो है ये सही है आपके। और मैंने आपको ये भी बताया था कि वोटिंग एज तो ये है, लेकिन साथ में आपको रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा। तो अगर आप रजिस्टर नहीं कराओगे, ऐसा नहीं है कि आप उठ के चले गए और आपका लिस्ट में नाम नहीं है फिर भी आप वोट करोगे, ऐसा नहीं, ठीक। फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का काम कैसे चलेगा, कोरम 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप होना चाहिए। अच्छा, हरियाणा के केस में क्योंकि 90 हैं टोटल नंबर ऑफ सीट, उस हिसाब से 9 जो है बिल्कुल सही सेट बैठ रहा है। इफ़ द कोरम इज़ नॉट मेट प्रोसीडिंग्स कैन स्टिल कंटिन्यू, स्पीकर परमिट, सही, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कोरम का प्रोविजन इसीलिए तो किया गया है ना, ताकि भाई लोग ही, मान लो अब स्पीकर साहब अकेले बैठे हो, सामने से कोई हो ना, फिर क्या ये काम चलेगा। आपके पास मिनिमम इतने मेंबर होने चाहिए, तभी आप जो है डिबेट या डिस्कशन ठीक ठाक तरीके से करवा पाओगे। तो उसको ध्यान में रख के जो है ये प्रोविज़न किया गया है ना। देन आप इसके अंदर देखिए, लोकसभा के अंदर हमारे 10 एमपी जाते हैं यहाँ पे, और हरियाणा से राज्यसभा में 5 एमपी जाते हैं, ठीक है। अच्छा, राज्यसभा के अंदर कौन चुनता है राज्यसभा को, राज्यसभा के मेंबर को चुनते हैं आपके एमएलए, ठीक। आपके एमएलए जो हैं वो वोट करते हैं। तो एमएलए को कौन चुनते हैं, वोटर, जनता, पब्लिक। तो आप ये बोल सकते हो कि राज्यसभा इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट इलेक्टेड है ये, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और जो मैं ये कह रहा था ना, आपने वहाँ पे पीछे स्टेटमेंट देखी थी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो वो प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो राज्यसभा के अंदर होता है। तो ये पॉइंट याद रखना है आपको। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में, और प्रोपोर्शनल जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपका राज्यसभा के केस में हो गया, ठीक है। तो लोकसभा की हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, गुरुग्राम, फरीदाबाद। अब इसके अंदर हमने जो है 2 एससी रिजर्व्ड है, एक अंबाला और एक सिरसा, ठीक है, ये अलग से याद रखना है आप। राज्यसभा के अंदर 5 मेंबर जाते हैं हमारे यहाँ से, और वो जो वोटिंग प्रोसीजर है, आपके जो एमएलए हैं जिनको जनता ने चूज़ करके भेजा है आगे, वो वोटिंग करते हैं राज्यसभा के इलेक्शन के अंदर। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का प्रोविजन है, क्लियर, ऐसा। चलिए
फिर आप इसके अंदर एक क्वेश्चन को देखिए, 10 मेंबर हम लोकसभा में भेजते हैं, 5 मेंबर राज्यसभा में भेजते हैं। राज्यसभा मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल? नहीं, डायरेक्टली नहीं है ना। तो 1 और 2 ए इज द राइट आंसर। देन स्टेट एग्जीक्यूटिव को आप देखिए, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में पहले तो ये पता होना चाहिए ना हम काउंट किस किस को करते हैं। तो आपके तो गवर्नर साहब हो गए, फिर चीफ मिनिस्टर हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए और एडवोकेट जनरल हो गए। अब एडवोकेट जनरल कौन है? ये हैं जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक तरीके से ये आपके स्टेट गवर्नमेंट के लॉयर हैं, वकील हैं, है ना। सबसे बड़े आप बोल सकते हो कि सबसे बड़े जुडिशियल ऑफिसर हैं ये एक आपके जो एडवोकेट जनरल हैं। और अगेन आपके एडवोकेट जनरल साहब को जो है गवर्नर साहब ही अपॉइंट करते हैं। अपॉइंटमेंट गवर्नर साहब का होता है, वो बात अलग है कि वो जो बताने का प्रोविजन है वो तो सीएम साहब बताएंगे भी किसको आगे जाके लगाना है किसको नहीं लगाना है, ठीक। लेकिन बस इतना पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर आप देखिए, तो जब हम बात करते हैं गवर्नर की, गवर्नर इज कंसिडर्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट का क्या मतलब? एक तरीके से जो फैसले लिए जाएंगे वो इन्हीं की कलम के अंडर होंगे, ठीक। दूसरी चीज बोली जाती है ही इज द टाइटुलर हेड। ये अलग अलग टर्म्स बोली जाती हैं, है ना। ही इज द टाइटुलर हेड, और टाइटुलर मतलब नाम नाम का, सिर्फ टाइटल दे दिया। और रियल जो हेड होते हैं, रियल हेड इज योर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम। ऐसे बोला जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम। बेसिकली सीएम ही है वो रियल जो आपके हेड हैं, ठीक है। कोई अगर बोलेगा ना रियल हेड कौन है, तो वो चीफ मिनिस्टर है उसके अंदर, ही इज द रियल हेड। और टाइटुलर हेड आपके गवर्नर हैं, ठीक। मेन क्योंकि ऐसा इसीलिए किया गया ना, हम तो डेमोक्रेसी हैं। डेमोक्रेसी के अंदर अगर आप देखिए तो ये है डेमोस, ये 2 वर्ड से बनता है। क्रेसी का मतलब होता है रूल और डेमोस का मतलब होता है पीपल, ठीक। क्योंकि हम डेमोक्रेसी है, जनता का रूल है, तो इसके अंदर हम इलेक्टेड मेंबर को ही सारा कंट्रोल देना चाहते हैं, है ना। तो इलेक्टेड मेंबर तो आपके चीफ मिनिस्टर साहब है, तो इसीलिए उनको हमने बोला कि वो रियल एग्जीक्यूटिव है। और टाइटुलर एग्जीक्यूटिव या बोलिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, वो आपने गवर्नर साहब को बना दिया, ठीक। दूसरी टर्म बोली जाती है कि सीएम जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। अब ये टर्म अलग अलग याद रखना। मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ आ जाए हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज योर चीफ मिनिस्टर, हेड ऑफ द स्टेट इज योर गवर्नर। ये याद रखना है, ऐसे ही घुमा देते हैं वो। तो ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर कैरिड आउट इन द नेम ऑफ गवर्नर। इन्हीं के नाम के अंडर जो है वो चलता है, इन्हीं के साइन के अंडर सब कुछ चलता है। और जो आपके गवर्नर साहब होते हैं वो 5 सालों के लिए होते हैं। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर को अपॉइंट करते हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ही इज यू कैन से अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? पहली चीज़ सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 35 ईयर्स एज का प्रोविजन है, मस्ट नॉट बी अ एमपी और एमएलए, ठीक है। पॉलिटिकल एक्टिविटी में हाथ नहीं होना चाहिए, मतलब ना तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए या ना ही एमएलए होने चाहिए, नहीं होंगे। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है ना, ये डिफाइन कर रखा होता है कि ये कहीं और से सरकारी बेनिफिट ना ले रहे हों, ठीक है ना, कोई और पद ना होल्ड कर रहे हों, वो चीज़ अलाउड नहीं है। ऐसा नहीं होगा ना कि आप गवर्नर भी बन गए उसके बाद भी कोई पद और होल्ड कर रहे हो, नहीं, वो चीज़ अलाउड नहीं है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। देन पावर्स क्या है? सीएम को अपॉइंट करते हैं ये, दूसरे मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर साहब बताएंगे कि मैं चाहता हूं कि मेरे साथ में से ये व्यक्ति जो हैं ये मंत्री बने, है ना। तो वो लिस्ट जो है वो सीएम साहब देते हैं। तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर ही अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स, ये पॉइंट याद रखना है। एडवोकेट जनरल साहब को ये अपॉइंट करते हैं। फिर आप लेजिस्लेटिव पावर इनकी देखिए, तो ये असेंबली को समन कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं। प्रोरोग का मतलब ये होता है, मान लीजिए सेशन चल रहा है, क्लियर। जैसे सेशन होता है कुछ एक दिन का होता है हमारे यहाँ पे, मान लीजिए कि विंटर सेशन चल रहा है ना, विंटर सेशन चल रहा है या बजट सेशन चल रहा है। बजट सिर्फ बहुत सारे दिन होंगे, बजट सेशन काम चलेगा, तो उस सेशन को एंड करना है। अब मैं बात कर रहा हूँ सेशन को एंड करने की, तो सेशन को एंड करने का काम होता है वो आपके गवर्नर साहब डिसाइड करेंगे, ठीक। एक होती है सिटिंग,
सिटिंग के अंदर बैठे आज हमने ये काम किया और सिटिंग पूरे दिन का काम खत्म किया, उसके बाद सिटिंग को एंड करनी है, तो वो काम करते हैं आपके स्पीकर साहब, है ना। एक सेशन के अंदर मल्टीपल सिटिंग हो सकती हैं, एक सिटिंग भी हो सकती है, बहुत सारी सिटिंग भी हो सकती हैं। तो ये पॉइंट थोड़ा याद रखना है कि प्रोरोग करना है सेशन को, वो काम आपके गवर्नर का होता है। असेंबली को डिसॉल्व करना है, वो भी आपके गवर्नर ही करते हैं। अच्छा, कोई भी बिल, वो बिल कानून तब बनेगा जब गवर्नर साहब उस पर साइन करेंगे, तो बिल को अप्रूव करेंगे, उसके बाद ही वो जो है आगे कानून बनेगा। क्लियर। फिर आप इनकी जुडिशियल पावर देखिए, ये पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं। ठीक है, पार्डन मतलब माफ़ी दे देना, है ना, माफ़ी दे सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, सज़ा थोड़ी कम कर सकते हैं, सज़ा का नेचर कम कर सकते हैं। कई ऐसे होता है ना, कईयों को बहुत ज़्यादा जैसे इंटेंसिव पनिशमेंट मिलती है, या जिनको बोला जाता है कि इनको जो सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाए, जो बहुत ही हार्डन्ड क्रिमिनल होते हैं ना, उनके लिए बोलते हैं कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट अलग से ही रखते हैं, वो बहुत टफ होती है, वो नॉर्मल सज़ा से भी टफ होती है। से एक सज़ा ये होगी कि आपको जो अंदर डाल दिया, और भी बहुत सारे कैदी होंगे। सोलिटरी कन्फाइनमेंट में आपको अकेले रखा जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है। तो जो नेचर ऑफ पनिशमेंट है उसको भी कम ज़्यादा करने का जो डिसीजन होता है वो ये ले सकते हैं। तो ये इनकी कुछ एक जुडिशियल पावर बोली जाती है। ऑर्डिनेंस पावर, अब मान लीजिए ऑर्डिनेंस की पावर कैसे डाली इन्होंने, आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं है, ठीक है। अब ये सारा साल तो नहीं बैठते, मैंने आपको बताया ना, नॉर्मली हम जो है 4 सेशन में बैठते हैं। एक तो आपका विंटर सेशन हो गया, बजट सेशन हो गया, एक मॉनसून सेशन बोलते हैं इसको, है ना, क्लियर, एक इस तरीके से एक समर का हो गया। तो मान लीजिए सेशन में नहीं है और इमीडिएटली कोई ज़रूरत पड़ गई आपको कानून बनाने की, तो उस इमरजेंसी प्रोविज़न के अंदर, क्योंकि बिना कानून के तो काम नहीं चलेगा, उस इमरजेंसी प्रोविज़न के अंदर आपके गवर्नर साहब एक ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। अब उस ऑर्डिनेंस का सेम इफेक्ट होगा जो एक कानून का होता है। क्लियर। तो वो ऑर्डिनेंस वाली पावर आर्टिकल 213 के अंदर, 213 नंबर के अंदर मेंशन है, उसके हिसाब से चलते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, एक और आर्टिकल है प्रोविजन का, आर्टिकल 163। ये कहता है कि गवर्नर एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगा गवर्नर को वही करना है। ही एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये याद रखनी है बात, ये आर्टिकल 163 है। क्लियर। फिर प्रेसिडेंट रूल, कई बार ऐसा होता है, लिखा क्या हुआ है कि मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो गया, कि आपके यहाँ पे काम नहीं चल सकता है ना, आपका कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का फेलियर हो गया, उस केस के अंदर प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। ठीक, ये पॉइंट याद रखना है। मतलब इसके अंदर जो एक और दूसरी बात याद रखनी है, मान लो ये एग्जामिनर को कंफ्यूज करना हो, नॉट लॉ एंड ऑर्डर, कि कोई ये कहे कि यहाँ तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ, उसको नहीं बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेल हो जाना। ठीक है। नॉट करप्शन, करप्शन के मामले में भी आप प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते। आप बोलो कि सरकार करप्ट है तो मैं प्रेसिडेंट रूल लगा रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं। सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर के केस में ऐसा कर रखा है। ठीक, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है, आग लगी हुई है चाहे, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर नहीं बोलते हैं। ये याद रख लेना, क्योंकि ऑप्शन मान लो बनेंगे तो वो इस हिसाब से बनेंगे, क्योंकि ये कोर्ट के जजमेंट्स हैं, है ना। स्पेसिफिकली है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलियर के केस में आप लगाओगे प्रेसिडेंट रूल। क्लियर, ऐसा होता है। और लगाना है कि नहीं लगाना है ये भी प्रेसिडेंट साहब डिसाइड करेंगे। गवर्नर सिर्फ सजेस्ट कर सकता है, ही कैन जस्ट सजेस्ट कि मेरी समझ ये कहती है कि ये स्टेट में अब जो है प्रेसिडेंट रूल लग जाना चाहिए, ऐसा। क्लियर, वैसा वो सारी चीज़ें। तो आर्टिकल 356 के अंदर ये प्रोविजन है। हरियाणा के अंदर 3 बार लगा है प्रेसिडेंट रूल, 57 से 1968, 77, 1991। ठीक है, ये याद रखना पॉइंट आपको। अच्छा, अब इसके अंदर जो है क्वेश्चन में ऐसे स्टेटमेंट आ गई, गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। बिल्कुल, मैंने आपको बताया था। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर कैरिड आउट इन द नेम ऑफ गवर्नर। ठीक है, बिल्कुल।
ही इज़ इलेक्टेड बाय, नहीं, इलेक्ट का तो सिस्टम ही नहीं है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली तो आपके स्पीकर साहब को इलेक्ट करती है, इनको नहीं इलेक्ट करती, तो ये प्रोविजन तो हट गया, थर्ड स्टेटमेंट गलत है ना। ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर। फिर आप ये क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि भी गवर्नर 35 ईयर्स ऑफ एज, बिल्कुल सही है। ही मे इशू ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 213, बिल्कुल सही है। ही कैन अपॉइंट एडवोकेट जनरल, बिल्कुल सही, वो एडवोकेट जनरल को भी अपॉइंट करते हैं, तो 1 2 3। अब ये अपॉइंट तो ये करते हैं, कलम तो ये चला रहे होते हैं, लेकिन बताता कौन है? नीचे से बताएगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, वो बताते हैं, है ना, सीएम साहब। फिर ये स्टेटमेंट आप देखिए कि गवर्नर एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं वो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन हरियाणा इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। रिस्पॉन्सिबल का मतलब ये है कि अगर आपके पास मेजोरिटी है, कहाँ मेजोरिटी है? आपकी मेजोरिटी लेजिस्लेटिव असेंबली में है, तभी आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये है ना। अगर आपके पास मेजोरिटी नहीं है, मतलब आप जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, आपकी सरकार गिर जाएगी। ये इसीलिए प्रोविज़न कर रखा है कि आपके जो सीएम साहब होंगे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कर रहे होंगे, उनकी जवाबदेही आंसरेबल, ठीक, ही इज़ आंसरेबल टू हुम? ही इज़ आंसरेबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। और लेजिस्लेटिव असेंबली वोटर ने वोट करके आपके एमएलए को भेज रखा है, तो हमने जो एमएलए बिठा रखे हैं वो मेक श्योर करते हैं कि हमारे जो ये सीएम वगैरह हैं ये ठीक तरीके से काम करें, जो हमारे पॉलिटिशियन है वो ठीक तरीके से काम करें, है ना। तो इसीलिए ये प्रोविज़न कर रखा है, ठीक। तो गवर्नर इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, नहीं, रियल का तो मैंने बताया था ना आपको, रियल एग्जीक्यूटिव इज सीएम, चीफ मिनिस्टर, सो दैट्स वाई दिस इज़ रॉन्ग। क्लियर है। तो ए इसका सही है, 1 2 बिल्कुल सही है। फिर सीएम रिलेटेड प्रोविजन आप देखिए, मैंने आपको बताया ही इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। नॉर्मली होता क्या है कि यूजुअली जो मेजोरिटी पार्टी होती है इलेक्शन के अंदर, ठीक है, वो उन्हीं को ही जो है उनके लीडर को यहाँ पे भेजा जाता है, और ही इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव है, ही इज़ द हेड ऑफ गवर्नमेंट। मैंने आपको ये भी बताया था, मान लीजिए स्टेटमेंट लिखी हो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो आपके सीएम साहब होंगे, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ये हेड करते हैं, ये आपके गवर्नर को एडवाइस करते हैं। वो लिखा ना आर्टिकल 163 एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो वो बेसिकली सीएम साहब ही होते हैं जो बोल रहे होते हैं, ठीक। और हमारे जो आज के चीफ मिनिस्टर हैं श्री नायब सिंह सैनी, ये आप इनके एज इट इज़ क्वेश्चन तो मेरे को लगता नहीं आएगा, ये तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ, ये जरूर आ सकते हैं कि फर्स्ट सीएम कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। लॉन्गेस्ट टेन्योर कौन से चीफ मिनिस्टर साहब का रहा है? तो वो है भजन लाल जी का। फिर शॉर्टेस्ट टेन्योर ओम प्रकाश चौटाला, 5 दिन की सरकार थी। कौन सीएम है जो बहुत सबसे ज़्यादा बार सीएम बने हैं? वो भी ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, 5 बार वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। फर्स्ट इलेक्टेड सीएम तो राव बीरेंद्र सिंह जो हैं वो पहले इलेक्टेड सीएम थे। अब ये सभी पॉइंट जो हैं ये याद रखने हैं आपको, है ना। तो भगवत दयाल शर्मा जी तो बन गए थे, लेकिन जो इलेक्ट होकर पहली बार आए थे वो राव बीरेंद्र सिंह जी थे, ठीक है। ऐसा प्रोविज़न है। चलिए, तो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, बिल्कुल सही। जनरली लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, बिल्कुल सही। रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, भाई हमारे यहाँ तो असेंबली है ना, तो काउंसिल तो है नहीं ना हरियाणा में, तो यूनिकैमरल है ना, तो इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत होगी। ओके, चलिए। भगवत दयाल शर्मा वॉज द फर्स्ट सीएम, बिल्कुल सही। राव बीरेंद्र सिंह वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड सीएम, बिल्कुल सही। भजन लाल हैड द शॉर्टेस्ट नहीं लॉन्गेस्ट है इनका, तो शॉर्टेस्ट है चौटाला साहब का। और सबसे ज़्यादा बार सीएम कौन बने? वो भी ओम प्रकाश चौटाला जी बने, ठीक। तो इस हिसाब से ए इसका सही आंसर है। चलिए आगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। अब स्टेट सेक्रेटेरिएट है हमारे यहाँ पे, ओके, जिसको हेड करते हैं आपके चीफ सेक्रेटरी साहब, है ना। तो एक तरीके से ये सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर माने जाते हैं। और एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई और आईएएस ऑफिसर है और वो आईएएस ऑफिसर रिज़ाइन करना चाहता है, ठीक है, तो वो रिज़ाइन किसको देंगे? वो अपने आपके जो है चीफ सेक्रेटरी साहब को जो है वो भेजेंगे। वो फिर प्रोसेस स्टार्ट होगा कि आपका कोई केस वेस तो नहीं चल रहा, विजिलेंस का क्लियरेंस मिलेगा आपको जो है फाइनेंस का क्लियरेंस मिलेगा। भैया ऐसा तो नहीं कि आपने जो है स्टेट से कोई पैसा ले रखा हो और लोन वगैरह ले रखा हो डिपार्टमेंटल वगैरह, ठीक है, वो क्लियरेंस आपका मिलेगा। उसके बाद आपका जो रेजिग्नेशन है आगे यूनियन गवर्नमेंट की तरफ भेज दिया जाएगा।
और यूनियन गवर्नमेंट में होता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है, जो नॉर्मली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो देख रहे होते हैं, अलग से मिनिस्ट्री बना रखी है, वो कॉल लेते हैं कि आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना है कि नहीं। लेकिन आपके राज्य में जो आईएएस ऑफिसर होंगे वो चीफ सेक्रेटरी साहब को जो है अपना रेजिग्नेशन सौंपते हैं, है ना। ये प्रोसेस इस तरीके से है। और आपका जो स्टेट सेक्रेटेरिएट है जिसका काम क्या है, पॉलिसी बनाना, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑर्डिनेशन करना, ये चंडीगढ़ में लोकेटेड है। एंड चीफ सेक्रेटरी आपके सेक्रेटेरिएट को हेड करते हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो हेड ऑफ द स्टेट ब्यूरोक्रेसी, ठीक। सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होते हैं। प्रेजेंट जो आपके चीफ सेक्रेटरी हैं अनुराग रस्तोगी जी, है ना, ये याद रख लेना नाम। एंड दिस इज हाउ इट इज, ठीक। अच्छा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अब दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, हम उस डिबेट में नहीं पढ़ेंगे बट ब्रॉडली आप समझ लीजिए। एक होता है कलेक्टरेट सिस्टम जहां पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और दूसरा होता है कमिश्नरेट सिस्टम, है ना। तो ये है पुलिस कमिश्नर। तो होता क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है, जहां पे कलेक्टरेट सिस्टम है वहां पे डीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर, जहां पे कमिश्नरेट सिस्टम है वहां पे आपके पुलिस कमिश्नर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। अब ये ब्रॉडली आपको समझ लीजिए कि मान लीजिए जैसे फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे, तो इसीलिए ज़्यादा पावर किसको दे रखी है, कमिश्नर को, पुलिस को, आईपीएस को पावर दे रखी है वहाँ पे, है ना। और नॉर्मली हमारे जो डीसी साहब होते हैं वो आईएएस होते हैं, तो जहाँ पे कलेक्टरेट सिस्टम है वहाँ पे ऐसा चलता है, ठीक है। ये अलग अलग है। हमारे यहाँ पे कुछ जगहों पे कमिश्नरेट है, हर जगह नहीं है। वो कौन से हैं वो भी हम आगे आएंगे। नॉर्मली आपके स्टेट के अंदर कलेक्टरेट सिस्टम चलता है, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को असिस्ट करते हैं कौन, आपके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक। डीसी साहब आपके आईएएस हो गए और उनको असिस्ट करने का काम, सपोर्ट करने का काम आईपीएस होता है। मेन जब बोला जाएगा हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर, कलेक्टरेट एरिया में लॉ एंड ऑर्डर डीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसको असिस्ट करते हैं पुलिस महकमे वाले। जहां पे कमिश्नरेट सिस्टम है वहां पे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपके आईपीएस की होती है। ये सीनियर आईपीएस होते हैं, ये आईजी रैंक के होते हैं, इंस्पेक्टर जनरल रैंक के, उनको वहां पे पुलिस कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है ना। तो ये पॉइंट थोड़ा सा कैची है, थोड़ा सा समझना है, बट हमारे यहाँ पे कुछ एक ऐसे हैं, मैं आपको सीधा वहीं ले चलता हूँ। तो जहाँ पे कमिश्नरेट है, सीधा एक स्लाइड आएगी यहाँ पे, कुछ एक आपके यहाँ पे हैं ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे हमने कमिश्नरेट सिस्टम लगा रखा है, ठीक है। हाँ, जैसे आप इस चीज़ को देखिए, पुलिस कमिश्नर कहाँ कहाँ बैठते हैं, तो गुरुग्राम कमिश्नरेट है, फरीदाबाद कमिश्नरेट है, पंचकुला कमिश्नरेट है, सोनीपत है और झज्जर है। ये 5 कमिश्नरेट हैं जहाँ पे आईपीएस जो होंगे आपके, वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक। रेस्ट ऑफ द जो स्टेट में दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे आपके डीसी साहब लॉ एंड ऑर्डर मैनेज कर रहे होंगे, लेकिन उसको सपोर्ट कौन दे रहे होंगे, आपके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सिंपल सी चीज़ याद रखनी है ये, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। तो दैट वाज द की पॉइंट। अब हरियाणा के अंदर जुडिशरी मेजरली जो है हमारा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, जो हम पंजाब के साथ शेयर करते हैं, और जो इसके चीफ जस्टिस हैं सो जस्टिस शील नागू, ठीक है। इनके फर्दर जो है दूसरे सबऑर्डिनेट जुडिशरी होती है, नीचे आपके यहाँ पे सेशन कोर्ट हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है सबसे बड़े ये 2 यूनिट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट और सेशन। फिर नीचे आपके सिविल कोर्ट्स हो जाते हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट्स हो जाते हैं, वो अलग हैं, ठीक है। मजिस्ट्रेट कोर्ट का मतलब हो गया जैसे आपके जो डीसी साहब हैं, हमारे यहाँ पे डीसी बोल लेते हैं या डीएम बोल लेते हैं, है ना, उनकी कोर्ट लगती है। मान लीजिए कोई लैंड का मामला है, ज़मीन रिलेटेड मामला है, वैसे तो वो आगे भी जा सकता है, बट इनिशियल जो काम होगा वो इस लेवल पे किया जाएगा, तो उनके पास भी कुछ एक पावर्स होती हैं, बट ये अलग है। मजिस्ट्रेट कोर्ट्स जो होती हैं ये नॉर्मल जो हमारा जुडिशियल प्रोसेस होता है उससे अलग मानी जाती हैं, क्लियर, ऐसा। फिर कुछ एक मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो भारतीय लोकदल बनी थी 1974 के अंदर, और चौधरी देवीलाल जी ने जो है इसे बनाया था। जनता दल बनी 1988 के अंदर, है ना, बहुत सारी पार्टीज आ गई थी इसके अंदर। और इंडियन नेशनल लोक दल 1996 में बनी थी।
आप बोल सकते हैं कि चौधरी देवीलाल और जो है ओम प्रकाश चौटाला जी ने इसे बनाया था। अब ये साल याद रख लेना, इसी के अराउंड कन्फ्यूजन क्रिएट की जा सकती है। फिर हवीपा बोलते हैं इसे, हरियाणा विकास पार्टी, तो ये चौधरी बंसी लाल ने जो है 1996 में बनाई थी। देन जननायक जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला जो है इन्होंने बनाई थी। बाकी जो नेशनल लेवल पे कांग्रेस और बीजेपी तो है ही। तो ये हमारी कुछ एक रीजनल पार्टीज़ हैं जिसके बारे में थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, किस साल में गठित हुई थी, कौन मेजर लीडर थे, वो बस आइडिया आपको लेके चलना है, ठीक है। देन अब थोड़ा हम रिवीजन कर रहे हैं और यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। जो मैंने आपको बताया था ना भी आर्टिकल नंबर याद रखने जरूरी हैं, वो स्पेसिफिकली आपको याद होना चाहिए। तो आपके स्टेट में गवर्नर होंगे, ये आर्टिकल 153 के अंडर मेंशन है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, जिनके जो एड एंड एडवाइस करेगी आपके गवर्नर साहब को, ये आर्टिकल 163 में मेंशन है, ठीक है। गवर्नर होंगे 53 में, एड एंड एडवाइस करेंगे वो 63 में। एक एडवोकेट जनरल होंगे, है ना, बेसिकली ये आपके सरकारी वकील हैं। जो आपके एडवोकेट जनरल हैं, ही इज़ योर सरकारी वकील, जो आपकी सरकार को रिप्रेजेंट करेंगे कोर्ट के अंदर, ठीक। तो दैट इज द एडवोकेट जनरल। फिर स्टेट लेजिस्लेचर रिलेटेड प्रोविजन दे रखे हमें आर्टिकल 168 के अंदर। असेंबली का ड्यूरेशन 5 साल होगा, पहले भी भंग की जा सकती है, आर्टिकल 172। एमएलए की क्वालिफिकेशन क्या है, 173। स्पीकर हैं, ये प्रिजाइड करते हैं, ये दे रखा है आपके 178 के अंदर। स्पीकर साहब डिसाइड करेंगे कि मनी बिल है कि नहीं, ये प्रोविजन दे रखा है 199 के अंडर। ज़रूरत पड़ने पर ऑर्डिनेंस पास की जाएगी, गवर्नर साहब आपके ऑर्डिनेंस निकालेंगे, मान लीजिए आपकी असेंबली सेशन में ना हो, तो ये प्रोविजन दे रखा है आर्टिकल 213 के अंदर। और प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356। क्लियर, ये याद रखने आर्टिकल नंबर्स हैं, इसमें कन्फ्यूजन का कोई स्कोप नहीं है, बिल्कुल सिंपल फैक्ट्स हैं ये। फिर हरियाणा रिलेटेड कुछ एक जानकारी, अगेन यूनिकैमरल 90 मेंबर्स हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। गवर्नर साहब एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं, चीफ मिनिस्टर जो हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव हैं, गवर्नर आपके टाइटलर हेड हैं, नाम के बोल सकते हो। कोरम 1/10 मेंबर होने चाहिए, ठीक। और राज्यसभा जो है वहाँ पे इनडायरेक्टली इलेक्टेड बोल सकते हो आप उसे, मैंने आपको बताया था ना 5 सीट्स हैं इनडायरेक्टली। अच्छा, प्रेसिडेंट रूल हमारे यहाँ पे 3 बार लगा है, बस वो याद रख लेना। दिस इज़ द ओनली यू कैन से रिविजन पार्ट। अच्छा, अब ये प्रोविजन यही है, कब कब प्रेसिडेंट रूल लगा, 67, 68, 1977 और 91, बिल्कुल सही है, तीनों सही हैं, 3 बार लगा है, ठीक है। और 356 के अंडर लगता है, तीनों स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। अब बात करते हैं जुडिशरी के अंदर, तो देखिए जुडिशरी भी इंपॉर्टेंट है, और जुडिशरी रिलेटेड जो हमारे यहाँ पे आर्टिकल्स हैं वो याद रखने हैं आपको। आर्टिकल 214 से लेके 237 तक, ठीक है। तो आर्टिकल 214 से लेके आर्टिकल 237 तक ये आपके यहाँ पे जुडिशरी रिलेटेड प्रोविजनिंग है, ठीक है। वैसे तो हमारी जो जुडिशियल सिस्टम बोला जाता है उसे एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम बोलते हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब ये कि आपने सबसे ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट बना दिया, उनसे नीचे आपके हाई कोर्ट्स हो गए, और उसके नीचे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और आपके जो है सेशन कोर्ट हो गए, फिर उसके नीचे आपके बाकी लोकल कोर्ट होते हैं, है ना, जिला अदालत बोल देते हो आप, वो लोकल कोर्ट होते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है हमारे यहाँ पे। अब उसके अंदर जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, आर्टिकल 231 के अंडर ये बनाया गया था, और इसकी बिल्डिंग चंडीगढ़ में लोकेटेड है, और बहुत ही मतलब आप बोल सकते हो कि आर्टिस्टिकली काफ़ी अच्छी बिल्डिंग मानी जाती है, अच्छा आर्किटेक्चर है उसका। और ली कॉर्बुज़र ने उन्होंने जो है इसे बनाया था, ये वही हैं जिन्होंने चंडीगढ़ को बनाया था। तो हाई कोर्ट के लिए बिल्डिंग को पूरा डिज़ाइन करना वो काम इनका था, ठीक है, ये याद रखना पॉइंट। फिर बैकग्राउंड क्या है, तो पास्ट में तो लाहौर हाई कोर्ट हुआ करता था जब हम मतलब इंडिया यूनाइटेड था, एंड इट वाज इन 1919 में तब बनाया था। फिर आपका जो है ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट बन रहा है 1947 के अंदर, बाद में ये पंजाब हाई कोर्ट बना, और लेटर ऑन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हो गया जब हरियाणा यहाँ पे बन जाता है ना। तो आप ये देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद जो पहले चीफ जस्टिस थे,
जस्टिस रामलाल, फर्स्ट चीफ जस्टिस आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। फर्स्ट चीफ जस्टिस आफ्टर 1966 रीऑर्गेनाइजेशन, अब स्टेट बनने के बाद जब हरियाणा बन गया था, मेहर सिंह वो तब पहले हमारे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। प्रेजेंट जो चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस शील नागू साहब हैं। तो ये जानकारी, ये फैक्चुअल जानकारी है जो पूरे अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है। अब इसके अंदर कन्फ्यूजन ऐसे ही बनेगा कि रीऑर्गेनाइजेशन के बाद तो जस्टिस मेहर सिंह हैं, इंडिपेंडेंस के बाद जस्टिस रामलाल हैं, प्रेजेंटली जो हैं जस्टिस शील नागू हैं। क्लियर, दिस इज हाउ इट इज़। फिर डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट हमारे यहाँ पे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे बड़े हैं ये, ठीक। अच्छा, इनके अंदर मामले अलग अलग जाएंगे, दैट इज़ व्हाट वी विल लुक इनटू। उसके अलावा बाकी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, लोकल कोर्ट्स, वो अलग होती हैं, वही यहाँ पे बता रखा है ना। फिर आपके यहाँ पे रेवेन्यू कोर्ट्स अलग हैं, लैंड रेवेन्यू अलग होता है, पार्टीशन मतलब डाइवोर्स वगैरह, फैमिली कोर्ट वगैरह, उसकी प्रोविजन अलग है यहाँ पे। फिर जो आपके कलेक्टर साहब है, मैंने आपको ये बताया था कि उनके पास भी मैजिस्टीरियल पावर होती है, वो अलग होती हैं, वो थोड़ा बहुत वो बिल्कुल अलग चलता है मामला, वो इसीलिए उनको रेवेन्यू कोर्ट हम बोल रहे हैं, है ना, इसीलिए थोड़ा अलग उनको लेके चल रहे हैं। देखिए फिर फैमिली कोर्ट आपकी होगी, तो फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के अंदर जो है ये फैमिली कोर्ट रिलेटेड प्रोविजन है, जिसके अंदर मैरिज, डाइवोर्स, गार्जियनशिप, कस्टडी, फैमिली डिस्प्यूट रिलेटेड जो मामला है वो सारा इसके अंदर जो है दिया जाता है। ये मेंटेनेंस है ना, डाइवोर्स के बाद मेंटेनेंस वगैरह वो रिलेटेड प्रोविजन इसके अंदर आते हैं, उसके लिए फैमिली कोर्ट्स होती हैं। फिर कमर्शियल कोर्ट अलग से बनी हुई है, कमर्शियल डिस्प्यूट है मान लीजिए, तो कमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 का है, उसके अंदर अलग से बना रखी हैं। और हमारे यहाँ पे एक्सक्लूसिव कमर्शियल कोर्ट है गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। मान लीजिए दो कंपनीज के बीच में डिस्प्यूट हो गया या कस्टमर हो आपका डिस्प्यूट हो गया, तो उसके लिए ये है कमर्शियल कोर्ट अलग से। क्लियर, तो गुरुग्राम है वो मेजर सेंटर जहाँ पे एक्सक्लूसिवली ये काम किया जाता है, कमर्शियल डिस्प्यूट्स जो है उनको डील किया जाता है। फिर एनवायरनमेंट के लिए आपके यहाँ पे नेशनल लेवल पे तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। फिर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हो, है ना। हमने अलग से कोई स्टेट ट्रिब्यूनल नहीं बनाया हुआ है, ये पॉइंट याद रखना है। तो कंज्यूमर रिड्रेसल के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर जो है प्रोविजन कर रखा है। देयर आर डिस्ट्रिक्ट कमीशंस दैट आर एग्जिस्टिंग। 50 लाख से नीचे का कोई डिस्प्यूट है तो वो जो है आपका कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम के पास जाएगा। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा, जो मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 165 के अंडर प्रोविजन है कि गवर्नर साहब जो हैं वो अपॉइंट करते हैं। ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट। आपके राज्य में सबसे बड़े जो हैं लॉ ऑफिसर हैं। बेसिकली ये आपके स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये काम है इनका, है ना। आपकी स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई केस चल रहा होगा या आपकी स्टेट गवर्नमेंट को कहीं केस करना होगा तो उनको रिप्रेजेंट करने का काम आपके एडवोकेट जनरल का होता है। और इनको अपॉइंट कौन करते हैं? गवर्नर साहब। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है एडवोकेट जनरल से राय भी मांगती है, लीगल एडवाइस भी लेती हैं कि लीगल मैटर में आप बताइए कैसे करना है। और दूसरी चीज़, ही कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेचर। आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं, बैठ सकते हैं, वहाँ से इनसे सवाल किए जा सकते हैं, बट ये वोट नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ बैठेंगे, इनसे सवाल भी किया जा सकेगा, जवाब भी देंगे, बोल भी सकते हैं वहाँ पे। अब ये देखो, ये सारी स्टेटमेंट अलग अलग याद रखनी है। ही कैन स्पीक, है ना, हर एक पॉइंट पे मैं अलग से स्टेटमेंट बना के आपके क्वेश्चन में डाल सकता हूँ। ही कैन स्पीक, ही कैन एड्रेस टू द हाउस, बट ही कैन नॉट वोट। वोटिंग नहीं करेंगे, वहाँ पे प्रेजेंट रह सकते हैं। मान लीजिए हाउस की कोई कमेटी है, उस कमेटी के अंदर भी ये पार्ट हो सकते हैं। हमारे यहाँ पे स्टेट असेंबली की भी अंदर फर्दर कमेटीज़ बन रखी होती हैं, उसका भी ये पार्ट हो सकते हैं, सिर्फ वोटिंग के अलावा, और ये बाकी काम कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और ये जो है 1966 के अंदर जैसे स्टेट बना था उसके बाद जो है ये बनाया गया था। जो पहले एडवोकेट जनरल थे वो थे बाबू आनंद स्वरूप, और जो प्रेजेंट एडवोकेट जनरल हैं वो है प्रविंद्र सिंह चौहान, ठीक है। ये नाम याद रखने हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फर्स्ट जो थे वो बाबू आनंद स्वरूप, और जो अभी आपके हैं वो प्रविंद्र सिंह चौहान। फिर आप दूसरे देखिए, हमने लोकायुक्त भी बना रखे हैं, ठीक है। मान लीजिए करप्शन रिलेटेड मामला हो गया,
तो मंत्रियों के अगेंस्ट जो है करप्शन का चार्ज लगाया और उसके आपको इन्वेस्टिगेशन करवानी है, तो उसके लिए आपने लोकायुक्त बना रखा है। अब ये सिर्फ मंत्रियों को नहीं करेंगे, दूसरे मान लीजिए कोई भी बड़े ऑफिसर हैं उनके अगेंस्ट आपने प्रोसीडिंग्स करनी है, वो काम भी आपके लोकायुक्त जो हैं वो करेंगे। तो ये एंटी करप्शन ओम्बड्समैन है, क्वाजी जुडिशियल मतलब हाफ जुडिशियल जो है रोल इनका रहता है, इसलिए इनको क्वाजी जुडिशियल बोला जाता है। और इनके रिलेटेड जो प्रोविजनिंग है वो हरियाणा लोकायुक्त एक्ट के अंडर लाया गया है, मतलब ये कानून के अंदर लाया गया है। कानून के लिए दूसरी टर्म क्या बोली जाती है? स्टैच्यूट। ठीक, तो इसीलिए आप बोलोगे ये जो है स्टैच्यूटरी बॉडी है ना, आपके यहाँ के कानून के अंडर बनाई गई है। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दे रखा है। मान लीजिए मैं कहूँ कि भी स्टेट इलेक्शन कमीशन या स्टेट इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है, अब उनके रिलेटेड प्रोविजनिंग तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है ना। आपके यहाँ पे जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आप लेके आए थे पंचायती राज वाला, वो बाकी इन्हीं चीज़ों को डील करता है, लेकिन वो प्रोविजनिंग तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ही है ना। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन की मैं बात करूंगा या स्टेट फाइनेंस कमीशन की मैं बात करूंगा, तो दैट वी रेट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बट टॉकिंग अबाउट लोकायुक्त, दिस इज द स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि ये कानून के अंदर है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोकायुक्त की कोई बात नहीं है, कानून के अंदर है। तो मान लीजिए पब्लिक ऑफिशियल्स के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट आती है, करप्शन का मामला, तो आप डायरेक्टली जो है लोकायुक्त को दे सकते हैं, ये फर्दर आगे इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। ठीक, तो जस्टिस हरिपाल वर्मा जो है रिटायर्ड, वो अभी जो है लोकायुक्त है हमारे यहाँ पे। तो यही बस पॉइंट याद रखना है आपको। एंड मैंने आपको ये बताया अभी लोकायुक्त इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है ये। ऑपरेट्स अंडर हरियाणा लोकायुक्त एक्ट, बिल्कुल। इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम लोकपाल एट द यूनियन लेवल, बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये अलग से हरियाणा की असेंबली ने कानून बना के कर रखा है प्रोविजन। तो वो जो आपके यहाँ पे जो सेंटर का है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट चलेगा, है ना। दैट्स वाई इट इज़ डिस्टिंक्ट। तो दिस 2 और 3 दे आर करेक्ट। क्लियर, ए इसका सही आंसर है। चलिए, अब स्टेट विजिलेंस के लिए आपके यहाँ पे स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो बना रखा है अलग से, और वो प्राइमरीली इसको देखते हैं। अच्छा, ये जो है पंचकुला से ऑपरेट करता है, इसका एग्जिस्टेंस, इसकी लोकेशन जो है आपकी पंचकुला के अंदर है। बस यही पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और आगे आप देखिए, तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, अब देखिए स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होना चाहिए, ये आरटीआई एक्ट के अंडर है, कानून के अंडर है, ठीक है, लॉ के अंडर है। तो ये स्टेट इंफॉर्मेशन क्या हो गया? ये आपका हो गया स्टैट्यूटरी, है ना। दूसरी तरफ आप देखिए स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये प्रोविजन आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस लाए गए थे, तो इसीलिए ये हो गया आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये थोड़ा बहुत डिफरेंस याद होना चाहिए। तो बेसिकली आपका जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, आरटीआई रिलेटेड कंप्लेंट आपकी जो है यहाँ जाएगी। अच्छा, हेडक्वार्टर इसका पंचकुला के अंडर है। जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं वो हैं TVSN प्रसाद, याद रखना है, ठीक है। फिर आप आइए स्टेट इलेक्शन कमीशन के केस में। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? आपके लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवाना, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसका काम होता है लोकल इलेक्शन कराना। लोकल इलेक्शन में क्या हो गए? आपके मेयर के इलेक्शन, आपके पंचायत के इलेक्शन हो गए, है ना, पंचायत के इलेक्शन, प्लस आपकी जो अर्बन लोकल बॉडी है, मान लीजिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या म्यूनिसिपल काउंसिल है, म्यूनिसिपल कमेटी है, उससे रिलेटेड जो आपके इलेक्शन होंगे वो कराता है आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसका हमारे जो यूनियन इलेक्शन कमीशन है, जो हमारा मेन, जिसको बोल सकते हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उससे कोई लेना देना नहीं होता। ये बिल्कुल अलग से स्टेट लेवल की बॉडी है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, उसकी प्रोविजनिंग तो आर्टिकल 324 के अंडर की गई है ना, वो अलग है बिल्कुल, ये अलग है। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंडर जो है प्रोविजन कर रखा है इसका, और ये तो बना भी 1993 के बाद है। उससे पहले तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है राज्यों में हो ना हो किसी को फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। तो स्टेट इलेक्शन जो कमिश्नर हैं हमारे, वो देवेंद्र सिंह कल्याण है। ये भी जो है पंचकुला के अंदर रहता है, और इनका मेन काम लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन करवाना है। फर्स्ट जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे JK दुग्गल, ओके।
याद रखना है आपको, स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है। जेके दुग्गल और जो प्रेसिडेंट हैं वो है देवेंद्र सिंह कल्याण। सो ये पॉइंट याद रखना है आपको, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो आप बोल सकते हैं कि ग्रुप सी लेवल पे जो रिक्रूटमेंट होता है, नॉन गजेटेड पोस्ट जो होती हैं, तो उसके लिए आपने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो अलग से बना रखा है। फिर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जो मतलब आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है वो HPSC कंडक्ट करा रहा है ग्रुप ए ग्रुप बी पोस्ट के लिए, है ना। और ये जो प्रोविज़न है HPSC का, ये आर्टिकल 315 के अंडर किया गया है। क्लियर। अच्छा, अभी प्रेजेंट जो चेयरमैन है HPSC की वो श्री आलोक वर्मा है, और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो हिम्मत सिंह ही हैं। दोनों के दोनों ही आपके जो हैं पंचकुला के अंदर हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रख लेना क्योंकि इसके अंदर कन्फ्यूजन के चांसेस हैं। भी हिम्मत सिंह जी जो हैं वो आपके हरियाणा स्टेट सिलेक्शन कमीशन के हैं, और HPSC के आलोक वर्मा साहब हैं, ठीक। देन अब बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की। ह्यूमन राइट्स रिलेटेड प्रोविजन किसके अंडर डाल रखा है? ये डाल रखा है आपका ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के अंडर। मतलब ये भी कानून की बात हो रही है, मतलब स्टैच्यूट की बात हो रही है, मतलब ये भी स्टैच्यूटरी है। ये जो आपकी हरियाणा के अंदर हरियाणा स्टेट बोल सकते कि ह्यूमन राइट कमीशन होगा, ये आपकी स्टैच्यूटरी बॉडी होगी, है ना। और ये बनाई कब गई थी ये भी देख लीजिए। स्टार्टेड फंक्शनिंग इन द प्रेजेंट फॉर्म फ्रॉम 27 नवंबर 2024। ये 2 साल पहले जो है ये काम करना शुरू किया है इसने। 27 नवंबर याद रख लेना डेट, और 2024। क्लियर। ये जो हरियाणा के अंदर ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये इसने अभी काम करना शुरू किया है ना। चाहे ये जो आपका ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में आ गया हो, लेकिन हमारे एंड पे प्रोविज़न जो है वो अब किया गया है। दैट इज़ व्हाट वन हैज़ टू अंडरस्टैंड। वो पॉइंट आपको यहाँ याद रखना है, उसमें कन्फ्यूज मत हो जाना। और जो प्रेजेंट हमारे जो इसके चेयरमैन होंगे वो जस्टिस ललित बत्रा, वो इसके चेयरमैन हैं। फिर एक स्टेट कमीशन फॉर वुमेन है, वो भी यहाँ पे बना रखा है हमने। अच्छा, अब वुमेन रिलेटेड ग्रीवेंसेस होते हैं, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, हरासमेंट, डिस्क्रिमिनेशन के जो मामले हैं वो सब जो है स्टेट कमीशन फॉर वुमेन डील करेगा। और जो इसके अंदर आप बोल सकते हैं कि जेंडर जस्टिस का काम भी ये लोग करते हैं। जो इसके अंदर चेयरपर्सन है दैट इज़ श्रीमती रेणु भाटिया, ये नाम याद रख लेना। क्लियर। तो दे कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन अराउंड इट। फिर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, मान लीजिए गरीब लोग हैं, अब उनको आपको फ्री लीगल एड देनी पड़ती है ना। उसके लिए स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी बना रखी है। अब इसके अंदर एक टर्म आती है पैट्रन इन चीफ। भाई एक तरीके से इनडायरेक्टली इसको हेड कौन करेंगे? पैट्रन इन चीफ मतलब इसको हेड कौन करेंगे? स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को। तो हेड करते हैं इसको चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। जस्ट बिकॉज ही इज चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, उनको ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है, वो है पैट्रन इन चीफ, यानी कि स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को हेड करने का काम इनका होता है, ठीक। फिर आप देखिए जो हमने इसका स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का प्रोविजन कर रखा है, इसके लिए 22 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बना रखी है। फिर तालुका लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट से नीचे भी हमारे यहाँ पे सब डिवीजन है, उसके अंदर भी 35 हैं नंबर में, जहाँ पे हमने फर्दर लीगल सर्विस कमेटीज़ बना रखी हैं ताकि आम जनता तक भी लीगल जो है एड पहुँचे। कोई वकील नहीं कर सकता तो उसको जो है यहाँ से वकील मिल जाता है, ऐसा प्रोविज़न कर रखा है, ठीक। फिर हमारे यहाँ पे लोक अदालत होती हैं। लोक अदालत का प्रोविज़न जो है वो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर दे रखा है, आर्टिकल 39A के अंडर, ठीक है। कि लोकल लेवल पे जो है आपके यहाँ पे लोक अदालत या कोई भी जुडिशियल प्रोसेस होनी चाहिए, भी सबको जो है कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए भी लीगल एड का प्रोविज़न होना चाहिए, वो आर्टिकल 39A के अंदर दे रखा है। अब उसके बाद लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट लाया गया था 1987 के अंडर, और फिर लोक अदालत का प्रोविज़न इसके अंडर आता है ना। तो लोक अदालत जो आपकी बनाई जाएंगी उसके लिए आपको जो बैकिंग की बात हो रही है कि उसके लिए जो आधार है वो है आपका लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। लोक अदालत के अंदर आप जाते हो, जो भी लोक अदालत का निर्णय होता है वो बाइंडिंग ऑन पार्टीज होता है। जनरली इसको लेके आगे अपील नहीं करते हैं लोग, क्यों? जुडिशियल प्रोसेस में फंसे, लेकिन फिर भी आप आगे वकील भी कर सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट है यहाँ पे। अच्छा, हमारे यहाँ पे किस प्रकार से लोक अदालत है? एक नेशनल लोक अदालत है, फिर जेल लोक अदालत भी है,
और परमानेंट लोक अदालत है मतलब आम जनता के लिए। इस तरीके से जो है हमने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रखा है। अभी एक तो हम नेशनल लोक अदालत जो हमारा जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है उसके अंदर करते हैं, फिर जेल के लेवल पे भी लोक अदालत है, और फिर हम परमानेंट लोक अदालत बनाते हैं। जो मामले होते हैं चालान चलून वाले मामले भी जो है आपके लोक अदालत में निबट जाते हैं। ठीक है, फिर आप देखिए कि लॉ एनफोर्समेंट और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, तो आपके लिए यहाँ पे स्पेसिफिक स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अलग से बना हुआ है। ये हरियाणा पुलिस के अंदर है, स्पेशलाइज्ड विंग है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? लोकेटेड इन मोगीनंद पंचकुला, है ना। फिर आप इसके अंदर देखिए कि दिस इज़ व्हाट यू शुड नो, स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर हमारा पंचकुला में ही है, और जो डीजीपी साहब जो हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वो इसको हेड करते हैं, और प्रेजेंट अजय सिंगल जो हैं वो इसको हैं, और मे बी जो है चेंज भी होते रहते हैं। यहाँ पे इस बार इसको क्लैरिफाई कर लेना, ऐसा हो कि पता लगे कि आपने जब एग्ज़ाम दिया उसके बाद कोई और हो गए, तो वन शुड बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट। ठीक है, फिर आपके यहाँ पे सीआईडी अलग है, पुलिस टेलीम कम्युनिकेशन यूनिट अलग है ना, डिपेंडिंग ऑन द टास्क, अलग अलग काम के हिसाब से ये है। और कमिश्नरेट का मैंने बता दिया कि भी लॉ एंड ऑर्डर जहाँ पे कमिश्नरेट लगेगा वहाँ पे आईपीएस को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। वो मतलब आईजी लेवल का ऑफिसर होगा, आईजी या डीआईजी लेवल का, इतना सीनियर लगाते हैं। और जहाँ पे कलेक्ट्रेट सिस्टम होता है ना, कलेक्ट्रेट के अंदर तो आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होता है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और उसको असिस्ट कौन करता है? असिस्ट करता है आपका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, आईपीएस। क्लियर? पुलिस रेंज में हमने पूरे स्टेट को डिवाइड कर रखा है क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है। तो एक अंबाला रेंज है, हिसार रेंज है, रोहतक रेंज है, और एक साउथ रेंज है। ठीक है, सॉरी, करनाल रेंज, नॉट साउथ रेंज। तो अंबाला रेंज, हिसार रेंज, करनाल रेंज, रोहतक रेंज, ये 4 रेंज आपने यहाँ पे बना रखी हैं। तो इस हिसाब से आप चलाते हो और बहुत सही है। हरियाणा वैसे पीसफुल है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर हमारा पंचकुला के अंदर है, और डीजीपी साहब जो है हेड करते हैं। हरियाणा हैज़ प्रेजेंटली 4 पुलिस कमिश्नरेट, नहीं 4 है ना, ओ सॉरी, हाँ, कमिश्नरेट 5 हैं, पुलिस रेंज 4 हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, ये करेक्ट है बिल्कुल। इसीलिए बोलता हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए गलती के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करता है, और हमने चीज़ों को बना रखा है यहाँ पे। अच्छा, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सुनारिया के अंदर है, ये रोहतक के अंदर पड़ता है। ओके, तो दैट इज़ अनदर इन्फॉर्मेशन जो पता होनी चाहिए। और हरियाणा पुलिस अकेडमी जो है वो आपकी मधुबन के अंदर पड़ती है ना। अच्छा, एक आईआरबी का यूनिट हमने अलग से भौंसी के अंदर बना रखा है। फिर आप इसके अंदर देखिए, तो ये एडिशनल आपके रिवाइज करने के लिए है, ये पॉइंट्स हमने देख लिए थे, यहाँ पे एक बार फिर देख लेंगे। प्रेजेंट चीफ जस्टिस शील नागू, और फर्स्ट चीफ जस्टिस मेहर सिंह आफ्टर 1966, आ गया ना पॉइंट यहाँ पे। तो करंट एडवोकेट जनरल आपके प्रविंदर सिंह चौहान, करंट लोकायुक्त जस्टिस हरिपाल वर्मा, और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं वो TVSN प्रसाद, करंट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर देवेंद्र सिंह कल्याण, बिल्कुल हमने देख लिया। तो SSC के जो चेयरमैन हैं वो हैं हिम्मत सिंह जी, और HPSC के वो हैं आलोक वर्मा जी। ठीक है, फिर आप इसके अंदर आ गए NHRC की बात हो रही है, सॉरी HHRC, हरियाणा ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर। तो जस्टिस ललित बत्रा रिटायर्ड, ये प्रेजेंट हैं। वुमेन कमीशन की चेयरमैन है रेनू भाटिया जी, ये हमने देख लिया। DGP साहब जो है अजय सिंगल का नाम है, बट आप एक बार इसको स्पेसिफिकली फिर भी देख लेना, है ना। तो हमारे यहाँ पे 5 कमिश्नरेट हैं और 4 IG रेंज हैं। ठीक है, IG रेंज 4 हैं। अब ये पॉइंट याद रख लो, कमिश्नरेट 5 हैं और आपकी डिवीज़न कितनी है? डिवीज़न है 6। ठीक है, वो पॉइंट भी याद पूरा रखना है आपको। अब बात हो रही है लोकल बॉडीज़ की, बात करते हैं यहाँ पे। तो लोकल लेवल पे जो है हमारे यहाँ पे कृषि प्रधान हम बोलते हैं हमारा राज्य है, तो इसके अंदर लोकल बॉडीज़ की बहुत इंपॉर्टेंस मानी जाती है। अब देखिए, लोकल बॉडीज़ हमें बनानी है, और उनको वो काम ठीक से कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, उसके लिए कमेटी बनी थी 1957 के अंदर, बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी जो है बेसिकली बनी किस लिए थी? एक ना कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेहरू जी को बहुत पसंद था ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन्होंने बनाया था ये देखने के लिए कि लोकल लेवल पे काम किस तरीके का चल रहा है, अभी ब्यूरोक्रेसी ठीक तरीके से काम कर भी पा रही है कि नहीं कर पा रही, किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, वो सभी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए ये बनाई गई थी बलवंत राय मेहता कमेटी।
तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि आपके यहाँ पे ना पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए, कि विलेज लेवल पे भी हो, ब्लॉक लेवल पे भी हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो, क्योंकि उन्होंने ये एक चीज़ देखी कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और उन्होंने ये देखा कि भी अगर आप सब कुछ ब्यूरोक्रेसी के हाथ में छोड़ दोगे, नौकरशाहों के हाथ में छोड़ दोगे, एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में छोड़ दोगे और उस पर नज़र नहीं रखोगे ना, तो ये बिल्कुल सत्यानाश कर देंगे। तो वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फेल हुआ, और वो फेल इसलिए हुआ क्योंकि सब कुछ नौकरशाहों के हाथ में था। इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि हमें जो है लोकल बॉडीज़ के लिए प्रोविज़न करना है, और ये बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई थी 1957 के अंदर, जिन्होंने कहा कि आप जो है विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सिस्टम बनाओ, लोकल बॉडीज़ को लेके आओ। अब इसके बाद पहली जो पंचायत बनी वो बनी नागौर के अंदर। ठीक है, नागौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान, है ना, वहाँ बनी ये तब की बात हो रही है, 1958 के अराउंड की बात हो रही है। तो ये पहली वहाँ बनी थी। अच्छा, ये बन गई, फिर भी इसमें दिक्कतें आ रही थी, तो फिर फाइनली ये पता लगाया कि भाई इसको ना कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना जरूरी है ना। भी बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद भी हमने जो है पंचायती राज सिस्टम तो बना दिया था, लेकिन तब भी कमी आ रही थी। तो तब और बहुत सारी कमेटीज बनी थी। एक थी सिंघवी कमेटी, मल्टीपल कमेटीज थी, तो एक कमेटी ऐसी आती है, और सिंघवी कमेटी ने ये कहा कि आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो, कि एट प्रेजेंट इसके पास संवैधानिक स्टेटस नहीं है, इसीलिए लोग इसकी कदर नहीं करते। अफसर जो हैं वो लोकल बॉडीज के जो मेंबर हो गए, सरपंचों को कुछ समझते नहीं है। फिर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, और इनको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। ये प्रोविजन इस तरीके से बनाया गया था। क्लियर, और यही हमें याद रखना है यहाँ पे। फिर 73rd अमेंडमेंट, 74th आया 1992 के अंडर, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। पंचायती राज उससे पहले था, बलवंत राय मेहता के बाद इन्होंने जो है कुछ एक बनाया था, लेकिन वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देके इन्होंने इसको और पावरफुल बना दिया। क्योंकि अब तो संविधान, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड आपको कह रहा है कि आपके यहाँ पे लोकल सिस्टम ऐसे बनेगा, है ना। और फिर मैं आपको बता दूं, जो हमने पहले स्टार्टिंग में देखा था ना भी, 7th शेड्यूल है। 7th शेड्यूल के अंदर जो स्टेट लिस्ट है ना, स्टेट लिस्ट के अंदर एक सब्जेक्ट आता है लोकल बॉडीज। तो ये स्टेट लिस्ट का मामला है, ये पूरा का पूरा स्टेट का मामला था। अब उन्होंने तो सिर्फ संविधान में प्रोविजन किया, जिसके बाद स्टेट पंचायती राज एक्ट लाया गया। अलग अलग स्टेट्स ने अपने हिसाब से यहाँ पे पंचायती राज का सिस्टम बनाया था, है ना। ये उस चीज़ को बता रहा है। वो जो हरियाणा के अंदर इस पर्टिकुलर पंचायती राज सिस्टम की कहानी है, वो कुछ ऐसी है। तो हरियाणा अडॉप्टेड पंचायती राज सिस्टम, बिल्कुल हमारा बिल्कुल स्टेट बनते ही हमने इसको अडॉप्ट कर लिया था। इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो यहाँ पे करवाया करते थे। और एट प्रेजेंट हमारे यहाँ पे 3 टीयर्ड स्ट्रक्चर है। ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और ज़िला परिषद है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप बोल सकते हो, ओके, ये ब्लॉक लेवल पे आप बोल सकते हो, और ये विलेज लेवल पे आप बोल सकते हो, है गांव के लेवल पे। फिर एक कमेटी बनी थी, मांदू सिंह कमेटी, मांदू सिंह मलिक कमेटी, जिसने रिकमेंडेशन ये दी थी कि जिला परिषद जो है वो आपको अबॉलिश करना चाहिए। तो हरियाणा के अंदर जिला परिषद का सिस्टम अबॉलिश कर दिया था 1973 के अंदर। लेकिन उसके बाद तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आ गया, ये आया 1992 के अंदर। इन्होंने बोल दिया कि 3 टीयर होना चाहिए। तो अब जब संविधान आपका कह रहा है कि 3 टीयर होना चाहिए, तो आपने दोबारा उसे एक्सेप्ट कर लिया था। तो एट प्रेजेंट हमारे यहाँ पे 3 टीयर सिस्टम है। विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत वगैरह है, फिर आपकी जो है ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति बना रखी है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी जिला परिषद, है ना। इस तरीके से आपने इसको डिवाइड कर रखा है। गांव के लेवल पे एक बनी ग्राम सभा। ग्राम सभा के अंदर ऑल विलेज वोटर्स, मैंने आपको फिर भी बताया, यहां पे भी सिर्फ रजिस्टर्ड वोटर ही ग्राम सभा का पार्ट होंगे, ठीक है। इसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, इसको विलेज पार्लियामेंट भी बोला जाता है ना। गांव के लेवल पे संविधान, सॉरी, गांव के लेवल पे आपका जो है पार्लियामेंट बनाने का काम,
और रजिस्टर्ड वोटर, जब तक आप वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं होना तब तक जो है आप ग्राम सभा का मेंबर नहीं कंसिडर किए जाओगे। आपके पास रजिस्टर्ड वोटर कार्ड है, आप ग्राम सभा का मेंबर हो जाते हो। ये पॉइंट समझना ज़रूरी है, इसी के राउंड क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आएगा। क्लियर? तो आपके यहाँ पे एक सरपंच होंगे और बाकी जो पंच होंगे वो भी होंगे, और गांव में जो है वार्ड लेवल पे ये इलेक्शन होगा, है ना। हमारे यहाँ पे जो आपके पंचायत के मेंबर हैं वो भी डायरेक्टली इलेक्टेड है, आपकी जो समिति है पंचायत समिति उसके भी डायरेक्टली इलेक्टेड हैं, आपकी जो ज़िला परिषद है उसकी भी डायरेक्टली इलेक्टेड है। तीनों केस में आपके यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, सीधा वोटर जो है वो डायरेक्टली इधर इलेक्ट करके भेजते हैं। क्लियर? ये बिल्कुल क्लियर पॉइंट समझ के चलना है। फिर एक प्रोविज़न था कि न्याय पंचायत भी होनी चाहिए, लेकिन न्याय पंचायत बनाई नहीं गई थी, है ना। बातचीत होती थी न्याय पंचायत की, लेकिन ये बनाई नहीं गई थी, क्योंकि विलेज लेवल पे भी आप बना दो, लोकल मुद्दे आपके ऐसे ही जो है सॉल्व कर लिए जाएंगे। क्योंकि हो क्या रहा है कि हमारी जुडिशरी ओवरबर्डन्ड है, इतने सारे करोड़ों केसेस पेंडिंग हैं, तो इसीलिए ये प्रोविज़न था, लेकिन ये कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आई थी। ठीक। और मिडिल लेवल पे मैंने आपको बताया पंचायत समिति है, अगेन इसके अंदर भी डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, आपके लोग होते हैं, वो खुद वोटर चूज़ जो है इनको चूज़ करते हैं। ज़िला परिषद के अंदर भी ऐसा ही है ना। लेकिन ज़िला परिषद लेवल पे जो है कुछ एक आपके यहाँ पे एमपी और एमएलएस जो होते हैं वो भी मेंबर हो सकते हैं, इसका ये प्रोविज़न दे रखा है। एमपी एमएलएस भी एज अ मेंबर जो है इसके अंदर आ सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ओके, अब इसके अंदर हरियाणा पंचायती एक्ट आया, उसके अंदर अलग अलग प्रोविज़न जो है वो यहाँ पे दे रखे हैं। तो आपको ये समझना है कि भाई ग्राम पंचायत रिलेटेड जो पूरे प्रोविजनिंग है, क्या पावर होगी, कैसे वो काम करेंगे, वो सब कुछ जो है हमने हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 के अंदर बना रखा है ना। किस तरीके से फंक्शन होंगे, कैसे ऑडिटिंग होगी, स्टेट इलेक्शन कमीशन कैसे काम करेगा, वो सारी चीज़ें। तो बेसिकली जो हमारे विलेज लेवल पे जो आपकी जो पंचायत है, तो 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविज़न दे रखा है कि इन 29 सब्जेक्ट्स, इन 29 मुद्दों पर लोकल बॉडीज़ काम करेंगी। तो वो किस पर्टिकुलर फील्ड के होंगे? एग्रीकल्चर रिलेटेड मामले, लैंड इम्प्रूवमेंट, माइनर इरिगेशन, मेजर इरिगेशन में तो डैम भी आ गए ना, अब ये लोकल बॉडी डैम थोड़ा ना बनाएगी। तो माइनर इरिगेशन एज अ सब्जेक्ट मेंशन है, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, है ना, फिशरीज, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, रोड एंड ब्रिजेस। ठीक है, जो पंचायत लेवल पे जो आपकी जो सड़कें बनती हैं या ब्रिज वगैरह बनते हैं उसके रिलेटेड मामले, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, पॉवर्टी एलिविएशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन, फैमिली वेलफेयर, फेयर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पीडीएस। तो ये सारे जो है काम आपकी लोकल पंचायत लेवल पे हैंडल किए जा सकते हैं। देर आर 29 सब्जेक्ट्स, 29 मुद्दे जो हैं उस पर पंचायत काम करती है। मतलब ये चीज़ कहाँ दे रखी है? ये चीज़ दे रखी है 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि किन मुद्दों पे आपकी पंचायत काम करेगी, वो प्रोविजन आपने 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखा है। किन मुद्दों पे अर्बन लोकल बॉडी काम करेगी, वो 12th शेड्यूल में बता रखा है ना। 11th वाला गांव के लिए और 12th वाला आपके अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह के लिए। अब कमेटी जो है एक जनरल कमेटी बनती है। अच्छा, अब देखिए ऐसा नहीं होता कि पंचायत बनेगी तो उसके बाद काम नहीं होगा। तो ये पंचायत समिति के अंदर जनरल कमेटी बनाई जाती है, और दूसरी चीज़ होती है कि भाई फाइनेंस, ऑडिट और प्लानिंग कमेटी भी बनती हैं। एक सोशल जस्टिस कमेटी भी होती है जो इसके अंदर जो बेसिकली काम देखती है। ठीक है ना। फिर आपके लिए ज़िला परिषद का भी कोरम है। ज़िला परिषद की मीटिंग तब मान्य मानी जाएगी जब 1/3 मेंबर उसके अंदर प्रेजेंट होंगे उस मीटिंग के अंदर। अगर 1/3 मेंबर प्रेजेंट नहीं है तो जिला परिषद की मीटिंग जो है वो मान्य नहीं होगी। तो उसके लिए कोरम बना रखा है। ये जो 1/10 वाला था वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए था, जिला परिषद की मीटिंग के लिए 1/3 है कोरम। याद रखना है पॉइंट, है ना, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर हमारे यहाँ प्रोविज़न क्या है कि SC शेड्यूल कास्ट के लिए जो है सीट्स रिजर्व्ड हैं। तीनों में ही, ग्राम पंचायत में, समिति में, ज़िला परिषद के अंदर 50% रिजर्वेशन है वुमेन के लिए, है ना। सरपंच लेवल पे भी और पंच लेवल पे भी, दोनों में ही है ये रिजर्वेशन। ओके, बैकवर्ड क्लास के लिए भी रिजर्वेशन है। स्टेट उस पर कानून बना के इस चीज़ को ला सकता है। ठीक,
ये याद रखना है। फिर आपको समझना है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो हमारे यहाँ पे मेंशन कर रखी है, कुछ एक डिसक्वालिफिकेशन है। अगर आप लोकल बॉडी या किसी भी प्रकार का आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो, लोकल लेवल पे पंचायत हो या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह का हो, तो आपके कोई पेंडिंग लोन नहीं होना चाहिए, आपने बिजली का बिल पे कर रखा होना चाहिए, आपके घर में टॉयलेट होना चाहिए, और मिनिमम एजुकेशन जो है वो आपकी होनी चाहिए। तो ये पॉइंट याद रखना है आपको, है ना। तो इसलिए ये ज़रूरी भी है, तो ये क्राइटेरिया पता होना चाहिए। तो ये एक तरीके से हम सरपंचों को रोल मॉडल बना रहे हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। क्लियर। तो ये सारे काम ये करते हैं और अच्छे से जो है हमारे यहाँ पे लोकल बॉडीज़ को आगे लेके जा रहे हैं। देन पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट आया 2015 के अंदर, ये पॉइंट हमने यहाँ देख लिया। ओके। फिर आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन। अब देखिए, जो आपको मेक श्योर करना ना कि भाई कितना पैसा पंचायतों को दिया जाएगा, कितना पैसा अर्बन लोकल बॉडीज़ को दिया जाएगा, डिवाइड करना ना आपको पैसा, तो आपका जो फाइनेंसेस हैं वो अच्छे से डिवाइड होने चाहिए। इनको पैसा कितना जाएगा या दूसरी जो भी काम है उसके लिए पैसा कैसे डिवाइड होगा, तो उसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है। अगेन वो आर्टिकल 243 के अंडर है ये। ओके। आर्टिकल 243 के अंडर ये प्रोविज़न है स्टेट फाइनेंस कमीशन का, और हर 5 साल में इसे बनाया जाता है। मेन काम इनका ये है कि लोकल बॉडीज़ में के लिए कैसे जो है पैसे का डिवीज़न हो। और फर्स्ट हरियाणा स्टेट फाइनेंस कमीशन बना था 1994 के अंदर। जो प्रेजेंट है वो 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो अपना काम कर रहा है। वो भी फॉर्मूला देंगे, पूरा कैलकुलेट करके बताएंगे भी किसको जो है स्टेट के पास जितना पैसा आता है वो कैसे जो है हमने आगे डिवाइड करना है, वो चीज़ बताता है आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है। तो 7th जो है अभी अपना काम कर रहा है। ओके। याद रखना 5 साल के लिए होता है ये। और ये जो है आपके स्टेट फाइनेंस कमीशन कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है। ओके। तो ये अपॉइंट करते हैं, 5 साल के लिए होता है ये। दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग। अच्छा, हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है वो ई ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड है ये। तो ये नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म है जिसके साथ हम कनेक्टेड हैं इस समय, और बहुत अच्छा है ये सिस्टम जो है, आप पंचायतों को जोड़ रहे हो तो गवर्नेंस में बहुत हेल्प मिलती है। फिर अर्बन लोकल बॉडी की बात हो रही है, तो अर्बन लोकल बॉडी में हम काउंट करते हैं, सबसे नीचे होती है म्यूनिसिपल कमेटी। जैसे जैसे पॉपुलेशन साइज़ या शहर का साइज़ बढ़ता है उस हिसाब से आगे आ जाती है। फिर म्यूनिसिपल काउंसिल और उसके ऊपर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है। वही 5 साल के लिए होते हैं। रिजर्वेशन का अरेंजमेंट भी वैसे रहेगा जैसे उसमें था, है ना। वार्ड लेवल पर रिप्रेजेंटेशन होता है। फिर आप देखिए इसके अंदर म्यूनिसिपल कमेटी भी होती हैं। म्यूनिसिपल कमेटी और काउंसिल मैंने आपको बता दी थी वो करती है, और उससे ऊपर आपकी होती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ओके। तो म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर इलेक्टेड मेंबर भी होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होते हैं, है ना। और स्मॉल अर्बन एरिया लोअर अर्बन लोकल बॉडी में होती है ये। फिर आप देखिए म्यूनिसिपल काउंसिल, ये थोड़ा सा अर्बन एरिया बढ़ गया। ओके। इलेक्टेड काउंसलर होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर भी होंगे, एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होंगे, वुमेन रिजर्वेशन वगैरह भी होती है इसके अंदर। अब है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो हरियाणा के अंदर 10 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, और जहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ पे है मेयर। ठीक है। अब मेयर का जो प्रोविजन है ना हरियाणा के अंदर, हमारे यहाँ पे मेयर है डायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक। तो जहाँ पे 10 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ पे डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर होता है। देखिए होता क्या है, मेयर के लिए भी वोटिंग पड़ती है, सीधा वोट करता है वोटर, डायरेक्टली मेयर को इलेक्ट करता है। साथ में वोटर इलेक्ट कर रहा होता है काउंसिलर को भी, दोनों को ही इलेक्ट कर रहा होता है। ठीक है ना। 2 मशीन रख देंगे वो, ईवीएम मशीन। एक में आप डालोगे मेयर कौन है, मेयर के कैंडिडेट्स की अलग से लिस्ट बनी होती है, और दूसरे होते हैं काउंसिलर कौन होगा आपके वार्ड का। मेयर तो आपके पूरे अर्बन एरिया का हो गया, शहर का हो गया। उसके अलावा आप जिस कॉलोनी में रहते हो उसका भी काउंसलर हो गया ना, उसका वार्ड का, वो रिप्रेजेंटेटिव भी आता है यहाँ पे। तो 10 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। सबसे लेटेस्ट जो बनाई है वो मानेसर वाली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है। तो अंबाला है, फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, हिसार, करनाल, मानेसर, पंचकुला, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, यमुनानगर। ठीक। ये हैं आपकी 10 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ये अर्बन एरिया के अंदर इस तरीके से काम चलते हैं। बाकी जगहों पे हमारे यहाँ पे म्यूनिसिपल कमेटी है ना। कॉरपोरेशन सिर्फ इन्हीं जगहों पे है। ओके। सो दैट इज़ द की पॉइंट जो आपको याद रखना है। ठीक। फिर
डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर का मैंने आपको बता दिया, तो ये जो है हमारी सिर्फ इन्हीं जगहों पे डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर हमने इंट्रोड्यूस किया था, एंड दिस इज़ हाउ द प्रोविज़न इज़। और ये सारे काम आपके अर्बन एरिया के संभालती है, और दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ओके, इस पूरा प्रोविज़न है यहाँ पे, एंड ये एक रिवीजन साइकिल होगी कि 74th आपके म्यूनिसिपैलिटी, अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए 74th है। देखो उसमें भी ना कई लोग कन्फ्यूज रहते हैं, तो वो आपको नहीं होना। अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए 74th है। जो रूरल लोकल बॉडीज़ है जिसमें पंचायती राज आ गया, वो आ गया 73rd, है ना। तो ये चीज़ पॉइंट याद रखना है। फिर आपके लिए जो 11th शेड्यूल है, 11th शेड्यूल पंचायतों के लिए है, पंचायती राज सिस्टम के लिए, जिसके अंदर 29 सब्जेक्ट्स हैं। और 12th शेड्यूल मैंने आपको बताया था ना, अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए है, और जिसके अंदर 18 सब्जेक्ट्स हैं, है ना। 18 सब्जेक्ट मेंशन है आपके 12th शेड्यूल के लिए, 18 पॉइंट्स को लेके काम करती है ये, और रूरल के काम 29 बता रखे हैं इन्होंने। ओके, इस तरीके से डिवाइड कर रखा है। देन हमारे यहाँ पे 3 टियर्ड सिस्टम है। सबसे नीचे हो गया आपका ग्राम पंचायत, उसके ऊपर पंचायत समिति, फिर ज़िला परिषद हो गया। ओके, फिर अर्बन लोकल बॉडी अलग चलती है, ये तो सिर्फ रूरल लोकल बॉडी और पंचायती राज सिस्टम का है। 50% हमारे यहाँ पर रिजर्वेशन है वुमेन के लिए पूरे सिस्टम के अंदर। और पहला स्टेट फाइनेंस कमीशन 1994 के अंदर बना था, अभी जो है वो 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन चल रहा है। और दिस इज़ हाउ इट इज़। 10 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। ओके, और जो सबसे लेटेस्ट वाली है वो मानेसर है, और दूसरे वाले भी डिस्ट्रिक्ट, मतलब जिस पर्टिकुलर एरिया में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है ना, वो भी याद रख लेना, है ना, क्योंकि ये पॉइंट समझने वाला है यहाँ पे। इसको लेके भी क्वेश्चन मान लीजिए बनाया गया तो बड़ा ही टेढ़ा क्वेश्चन हो जाएगा वो। सो दैट इज़ समथिंग जो आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, सो दिस इज़ द की पॉइंट, एंड ये थी आपकी क्लास। हम जो है पॉलिटी रिलेटेड और क्वेश्चन लेके आएंगे, उसके लिए अलग से एक सेशन आपके लिए जो है इस चैनल पे मिलेगा आपको, तो आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, और हम और ज़्यादा वीडियोस लेके आएंगे आपकी HCS की प्रिपरेशन के साथ। चलिए, थैंक यू वेरी मच।